नाउ स्टार्ट करते हैं प्रिंट कल्चर एंड रिवॉल्यूशन चैप्टर को। देखो, आपको पहले मैं चैप्टर की स्टोरी समझाता हूं। ये चैप्टर पढ़ाने क्या वाला है, ये कब बात कर रहा है, हाँ पूरा 1 से 1.5 घंटे में मैं डाल दूंगा। केमिस्ट्री रिकॉर्ड करिए, बहुत छोटी है केमिस्ट्री, आप लोग के क्विक रिवीजन कर लोगे आप लोग उससे। चलिए अब फोकस करते हैं यहाँ पर प्रिंट एंड रिवॉल्यूशन पे। अननेसेसरी जो भी कमेंट्स हो आप बंद कर दीजिएगा। आप जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो वही लिखिए, ताकि मेरा कोई डिस्ट्रक्शन ना हो और हम जो आज का लेक्चर है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो बेटा प्रिंट रिवॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रिंट, ये पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी क्या बताता है कि प्रिंट अराइज कैसे हुआ। आज जो आप प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हो, आज जो आप इतना ढेरों बुक्स देख रहे हो, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 700-800 साल पहले की या उससे भी पहले की, तो जो प्रिंट आज आप देख रहे हो वो वैसा दिखता नहीं था। ठीक है, उस टाइम पर लोग बाग जो प्रिंट को हाथ से करा करते थे। मतलब जो आज जो बुक्स आप देख रहे हो प्रिंटिंग फॉर्मेट में, वो प्रिंटिंग फॉर्मेट्स में हुआ नहीं करती थी। वो क्या हुआ करती थी बेटा, हैंड रिटन हुआ करती थी। तो ये हैंड रिटन की जर्नी, हाथों से लिखने वाली बुक से कैसे प्रिंटिंग प्रेस तक हम पहुंचे, और जैसे जैसे ये प्रिंटिंग प्रेस आई उससे क्या क्या सोसाइटीज में इंपैक्ट हुए, ये पूरा चैप्टर डील करने वाला है। मैं आपको पहले चैप्टर के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 9 पार्ट्स के अंदर 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले की फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में बता रखा है, फिर आप लोगों को फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में बता रखा है, उसके बाद में आपको प्रिंट्स कैसे यूरोप के अंदर आया। ठीक है, प्रिंट जब यूरोप में आया तो उससे कौन कौन से रिवॉल्यूशंस लीड हुए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो प्रिंट आया तो कौन सी नई रीडिंग मैनिया, मतलब कौन सी नई रीडिंग पॉपुलेशन क्रिएट हुई। ठीक है, और उसके बाद में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट होगा कि इंडिया पे पहुंच जाना, कि इंडिया पे प्रिंट का क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो अगर मैं मोटा मोटी इन पूरे पार्ट्स को डिवाइड करूं तो आप लोग बेसिकली 3 पार्ट पढ़ने वाले हो। 3 पार्ट्स मतलब कुल मिला के 3 सेगमेंट हैं इस चैप्टर में जो हमारे को डील करना है। पहला सेगमेंट तो यह है कि प्रिंट डेवलप कैसे हुआ, जिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रिंट को आज हम देख रहे हैं उसका डेवलपमेंट हुआ कैसे। दूसरी बात हमारे को देखनी है कि प्रिंट डेवलप हुआ तो वो यूरोप में कैसे पहुंचा। आपको बता देता हूं, प्रिंटिंग का जो आइडिया है वो पहले एशिया में जनरेट हुआ, उसके बाद यूरोप में गया। ठीक है, तो ये वो चीज है जो हमने यूरोप वालों को दी है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रिंटिंग मशीन जो है वो जनरेट कहां पर हुई है, यूरोप में हुई है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टारगेट है इस चैप्टर के अंदर कि प्रिंट डेवलप कैसे हुआ। दूसरा टारगेट है कि प्रिंट यूरोप में कैसे पहुंचा। अब जब ये यूरोप में पहुंच गया, यूरोप में कैसे डेवलप हुआ, यूरोप में अगर ये पहुंचा तो यूरोप में जाते ही इसने क्या करवाया, इसने यूरोप में जाते के साथ ही, हाँ बेटा करा दूंगा, डोंट वरी, जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब अनवांटेड कमेंट्स प्लीज रोक दो और फोकस करो कि मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुन लो, वरना उससे आप भी नहीं पढ़ पाते और मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये अननेसेसरी बात को रोको और यहां फोकस करो। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोप के अंदर प्रिंट डेवलप हुआ। इसके बाद में जो हमारा मेन फोकस होगा वो हम देखेंगे कि प्रिंट रिवॉल्यूशन आने से, यूरोप में जैसे प्रिंट रिवॉल्यूशन आया तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हुए, कि भैया क्या नई पब्लिक क्रिएट हुई, कौन कौन से डिसेंट मतलब कौन कौन सी प्रिंट ने क्रिटिसाइज करना चालू किया, बहुत सारे डिबेट चालू हुए, और इन सब का इंपैक्ट पूरे यूरोप पर क्या हुआ, ये हमारे को देखना है। और उसके बाद में अल्टीमेटली हम लोग कहां पे लैंड कर जाएंगे, हम लैंड कर जाएंगे इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में प्रिंट का क्या इंपैक्ट हुआ। इंडिया में जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, मतलब जब बुक छपने की क्रांति आई, पेपर छपने लगे, बहुत सारे आर्टिकल छपने लगे, तो उससे इंडिया के अंदर जो इंडिया का सोशल ऑर्डर था या इंडिया का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था उस पर क्या क्या इंपैक्ट आए। तो कुल मिला के हमें देखना क्या है कि प्रिंट कैसे डेवलप हुआ,
प्रिंट डेवलप होने के बाद में यूरोप में कैसे पहुंचा, प्रिंट डेवलप हुआ तो उससे क्या क्या दिक्कतें हुई, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाता हूं। अभी तुम लोग एक बात से, तुम लोगों ने एक एक तरह का मीडिया तुम्हारे सामने क्रिएट होते हुए देखा, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आज देखो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से क्या होता है, आज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जितना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, सोशल मीडिया जितना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, तो डेवलपमेंट तो एक पार्ट है कि वो डेवलप कैसे किया गया, और दूसरा पार्ट है कि उससे क्या क्या सोसाइटी पे इंपैक्ट आया। आज के टाइम पर कोई भी चीज गलत हो रही हो तो वो 1 मिनट में सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो सकती है, पहुंच जाती है, और जब सोशल मीडिया के थ्रू वो पहुंचती है तो उसके कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अगर मान लो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने जैसे अरावली का कोई डिसीजन दिया, लोग बाग तुरंत भड़क गए, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऐसे ही प्रिंट जब मार्केट में आया तो प्रिंट ने क्या किया, बहुत सारे कम्युनिकेशन किए, और इस कारण से क्या हुए, बहुत सारे रिवॉल्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे को उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना है, लेकिन देखेंगे किसके नजरिए से, हम सब कुछ देखेंगे प्रिंट के नजरिए से। तो सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा, तो अभी सोशल कनेक्शन को हम लोग समझते हैं यहां पर। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पार्ट आप लोगों का जो स्टार्ट होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट डेवलप हुआ ही कैसे। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर हम लोग बोलें बेसिकली, तो प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी है वो एशिया के अंदर कहीं थी, और एशिया में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 2 जगह पर देखने को ज्यादातर मिलती थी। एक मिलती थी चाइना में, और दूसरी कहां मिलती थी बेटा, जापान में। अब चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग का काम लिया जाता था, चाइना क्या करता था, चाइनीज लोग हाथ से भी लिखते थे, साथ साथ में चाइना है ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को जानता था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है मैं आप लोग को समझाता हूं। चाइना ही है जिसने सबसे पहले पेपर इन्वेंट किया था, ठीक है, पेपर बनाना चालू किया था, कागज का पेपर। ये भी कौन बनाने वाला है, चाइना ही था। तो एक्चुअली चाइना किस काम में लेता था प्रिंटिंग को, चाइना में सिविल सर्विसेज एग्जाम होते थे। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स क्या होते हैं बेटा, सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं जो, एक सेकेंड बेटा, सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसमें आज आप लोगों के आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं ना, तो वहां पर उसके एग्जाम्स के लिए वो पेपर्स को यूज किया करता था। मर्चेंट अपनी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन की, किसको कितने रुपए दिए कितने नहीं दिए, उस इंफॉर्मेशन को कैप करने के लिए भी किसको यूज किया करता था बेटा, न्यूज़पेपर का। और वहां पर रीडिंग, चाइना के अंदर रीडिंग क्या थी, एक लेजर एक्टिविटी थी, मतलब लोगों का शौक हुआ करता था, रॉयल शौक, ठीक है। और साथ साथ में जो वहां पे अमीर घर की महिलाएं हैं वो भी क्या करती थी बेटा, पेपर को पढ़ती थी, ठीक है ना, बुक्स पढ़ा करती थी। लेकिन बात यह आती है कि चाइना के अंदर न्यूज़पेपर, चाइना के अंदर पेपर था, तो चाइना से वो यूरोप कैसे पहुंचा। तो बेटा चाइना से जो पेपर है ना, वो अभी आप लोग को मैं आगे बताऊंगा कि चाइना से कैसे वो यूरोप पहुंचता है। चाइना से वो सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुंच जाता है, और कुछ ऐसे लोग बाग कहां पर आते हैं, चाइना आते हैं, और वो चाइना से सीख करके कहां ले जाते हैं, यूरोप लेके जाते हैं। लेकिन चाइना के अंदर वेल डेवलप्ड फॉर्म के अंदर क्या एग्जिस्ट किया करता था, प्रिंट। और वो उसको किस किस चीजों में काम में लेता था, अपने यहाँ के ट्रेडिंग मर्चेंट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, या रीडिंग एक्टिविटीज करने के लिए, इन सब के लिए वो क्या करता था, इन सब के लिए वो प्रिंट को यूज करा करता था। प्रिंट कैसा, हैंड रिटन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली चाइना के अंदर भी जापान में, अब चाइना से अप्रोक्सीमेटली 700 सेंचुरी में, मतलब 768 से लेके 770 एडी तक, ठीक है, ये कहां पहुंच जाता है, जापान पहुंच जाता है। क्योंकि चाइना के अंदर बुद्धिस्ट लोग रहते थे, वो बुद्धिस्ट मिशनरी कहां लेके पहुंचते हैं इसको, जापान में। और ये टेक्निक कहां पहुंच जाती है, जापान में। तो जापान में भी बहुत डेवलप फॉर्म में प्रिंट देखने को मिलता है, जहां पे बुक्स लिखी जाती थी। वहां पर बुक्स को क्या करा जाता था, पिक्चर्स बनाने का ट्रेंड बहुत था। कोई डांस कर रहा है उसकी पिक्चर बना दी। आप लोग जो गिबली आर्ट्स वगैरह देखते हो, ये बहुत पुराना आर्ट है जापान का, ठीक है। तो ये लोग प्रिंट करते थे। जापान में पैसा भी पेपर का चलता था, इसका मतलब दे नो हाउ टू प्रिंट। बाकी जगह तो टोकन चलता था, जापान में क्या चलता था, पेपर वाला पैसा। इसका मतलब वो उस टाइम से पेपर को यूज कर रहे हैं, कब से, 1700 से। वहां पे प्लेइंग कार्ड, जो ताश आप लोग खेलते हो या ऊनो खेलते हो, वो प्लेइंग कार्ड्स खेले जाते थे। बहुत सारे जो अर्बन सिटीज है, जो शहरों की लाइफ है, वो लोग पेंटिंग के थ्रू दिखाया करते थे। मतलब हम लोग एशिया वाले पेपर को और प्रिंटिंग को, जो प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग नहीं, हैंड प्रिंटिंग को यूज कर रहे थे। हैंड के थ्रू हम लोग पेंट करके, हैंड पेंटिंग के थ्रू, ओल्ड ट्रेडिशनल के थ्रू हम लोग इसको यूज कर रहे थे।
अब ये जो सिस्टम ऑफ हैंड पेंटिंग था ना, आपको मैं बताता हूं 594 के अंदर जो चाइना अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे वो ब्लॉक प्रिंटिंग यूज करता था। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये एक पेपर का पीस है, इसके ऊपर लकड़ी का एक स्ट्रक्चर मोल्ड बना दिया, उसके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं, उसको इंक में डिप करके क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पर छाप दिया। जैसे आप लोग स्टाम्प लगाते हो ना, उस पर पहले से लकड़ी पे कुछ क्रेविंग हुई भी होती है, उसको इंक में डिबोया और उससे मार्क लगा दिया, तो ऐसे लेटर्स लिखे हुए होते थे। तो चाइना उस टाइम पर जानता था कि एक रबड़ से पेपर को इंक लगा करके अगर रब करेंगे तो क्या होगा, प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती थी, किसकी बेटा, चाइना की। अब यहां पर जो बात है, यहां पे दो इंफॉर्मेशन आप लोग को जानने की जरूरत है। जापान की एक सबसे ओल्डेस्ट बुक है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा, और मतलब वो वेल नोन बुक मानी जाती है, वहां की जो ओल्डेस्ट बुक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है। ये कब की है बेटा, 868 एडी की। उस टाइम पर जापान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था बेटा, डायमंड सूत्रा। ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये मोटा मोटी समझ गए कि चाइना और जापान तो पहले से पेपर को यूज कर रहे थे, लिखना जानते थे, बुक्स जानते थे, लेकिन अभी ये इतनी कॉमन नहीं थी कि हर लोगों के पास में हो, क्योंकि एक्सपेंसिव हुआ करती थी, लिखना हर किसी को नहीं आता था, पढ़ना हर किसी को नहीं आता था। तो कैसे कैसे ये टेक्निक एकदम से बढ़ी, कैसे प्रिंटिंग इवॉल्व हुई, कैसे रीडिंग इवॉल्व हुई, और कैसे रीडिंग से सोसाइटी में रिवॉल्यूशन हुआ, ये चैप्टर में पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट सबसे पहले कहां पर होता है, देखने को मिलता है हमारे को चाइना के अंदर। और चाइना में क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, मर्चेंट अपनी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन लिखने के लिए या कोई लेजर एक्टिविटी के लिए ये लोग क्या करते थे, इस चीजों को क्या करते थे बेटा, कैप करते थे। सर 868 ईयर एडी में कितना होगा बेटा, उसके बाद में 1000 ईयर हुआ है, 1000 के बाद में 200 ईयर हुआ है, और 200 ईयर के बाद में 225 चल रहा है। ठीक है, 2000 के बाद। तो देखो अप्रोक्सीमेटली अगर आज की मैं बात करूं ना, तो यही कोई आप मान लो कि आप ईयर जोड़ोगे ना, तो 1000 में 200 तो कम, वहां पे 1000, 1200, 1300, 1200 सब अब से 1300 साल के पहले की बात है ये पूरी प्रिंट की। ठीक है, 1300 ईयर्स लगे हैं ये वॉल्व होने में पूरा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में प्रिंट कैसे आया बेटा, चाइना से ना, चाइना क्या करता था, यूरोप में ट्रेड करता था। सिल्क रूट आप लोगों ने सुना है बहुत सारे चैप्टर में, कि जहां से सिल्क आता था, जिस रूट से सिल्क पहुंचा चाइना, चाइना से यूरोप में, ठीक है, मसाले पहुंचते थे जिस रूट से, उसी रूट से, क्योंकि चाइना ने इन्वेंट कर लिया था पेपर, और चाइना के थ्रू वो कहां पे पहुंच गया बेटा, यूरोप में। और फिर होता क्या है बेटा, 1295 के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था, मार्को पोलो। वो विजिट करता है चाइना, और वो चाइना में जाकर के देखता है कि वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, मतलब लोग बाग लकड़ी पर ऐसे छापते हैं और पेपर पे लिख करके ऐसे ऐसे स्टाम्प मार देते हैं। तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कहां लेकर के चल जाता है मार्को पोलो, वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, वो कहां लेकर के चला जाता है बेटा, इटली लेकर के चला जाता है। जब वो इटली लेकर के जाता है, तुम्हें पता है अगर यूरोप में एक कंट्री में पहुंच गई मतलब बाकी जगह पहुंचेगी, तो ये टेक्निक इटली पहुंचती है, और इटली से कहां फैल जाती है, पूरे यूरोप के अंदर फैल जाती है। लेकिन उस टाइम पर ये जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग करी जाती थी, वो एक वैलम पे करी जाती थी। वैलम क्या होता है, एक एनिमल का स्किन। वैलम क्या होता है बेटा, एक एनिमल का स्किन, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये उस पे किया जाता था। तो जनरली जो बुक्स होती थी उस टाइम पे, वो कौन पढ़ते थे, या तो अमीर लोग या फिर राजा महाराजा वाले लोग, एरिस्टोक्रेसी क्लास। कौन पढ़ते थे बेटा, राजा महाराजा या फिर एरिस्टोक्रेसी क्लास। और सबसे बड़ी बात, जो लिखने का काम है वो भी हर किसी को नहीं आता था, वो एक स्किल होती थी प्रॉपर। ठीक है, हैंड राइटिंग की जो चीज है वो भी क्या होती थी, एक स्किल। बाय वाटर रूट ट्रांसपोर्ट, बाय शिप, बोट्स, बेटा हाँ, मतलब तो सिल्क रूट्स के थ्रू वो क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, अब आओ यहां पर, लेकिन उस टाइम पर बुक की, तो जो ये स्किल कि ये जो पेपर वगैरह यूरोप में पहुंचा, तो वहां पर बहुत सारे एक तो राजा महाराजा अपने राइटर रखते थे। फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि कुछ टाइम बाद में
यूरोप के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे बुक स्टोर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या करना चालू किया बेटा, राइटर रखना चालू कर दिया। उन राइटर का काम क्या था, वो बुक्स लिखवाते थे उन राइटर से, और वो जो राइटर्स बुक, मतलब एक जो बुक स्टोर वाला है, सपोज मैं एक स्टेशनरी वाला हूं, तो मैं 20-50 लोगों को एम्प्लॉय करके रखूंगा जिनका काम क्या है, बुक लिखने का, और बुक लिखवा करके वो जो बुक सेलर होते थे वो महंगे महंगे दामों में बुकों को बेचते थे, क्योंकि समवेयर बुकों की अवेयरनेस बढ़ने लगी थी, बुक की डिमांड इंक्रीज होती है, बुक्स का एक्सपोर्ट होता है, बुक्स के फेयर लगते हैं। लेकिन अभी भी ये जितना भी काम हो रहा है, ये सब कर कौन पा रहा है, स्किल लेबर, और इसको कंज्यूम कौन कर पा रहे हैं, वो लोग जो वेल्दी हैं, जिनके पास में थोड़ा सा पैसा है। और ये काम करते कौन थे, स्किल हैंड राइटिंग रखने का, या तो पैसे वाले लोगों के पास राइटर हुआ करता था, या फिर बुक सेलर के पास में। और बुक सेलर के पास क्या होता था, ये भी किसको देता था सप्लाई करके, अमीर लोगों को। तो ये पूरा एक सिस्टम चल रहा था। अब चाइना से सिल्क रूट के थ्रू पेपर पहुंच गया यूरोप, और साथ साथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर के कौन पहुंच गया, मार्को पोलो। कौन पहुंच गया बेटा, इटली से आया था, ठीक है सर। मार्को पोलो कहां से आया था, तो इटली से आया था, ठीक है, इटालियन था ये, ठीक है। ये यूरोप में आता है, और यूरोप में जाने के बाद में, मतलब सॉरी, इटली से आता है ये यहाँ पर, और ये चाइना जाता है, चाइना जाने के बाद में वो पूरा इन्वेंट करता है, और उसके बाद में इटली लेके जाता है, और इटली से वो सबसे पहले, आपको मैं अगर बताऊं तो वो पहले इंडिया आया था, और इंडिया के रूट से चाइना गया था, ठीक है। लेकिन उतनी डिटेलिंग जान के आपको करना क्या है भाई, उतना पढ़ो जितना काम का है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, उस टाइम पर जितनी भी ये बुक्स लिखी जाती थी, वो उनको कहते थे मनुस्क्रिप्ट, मतलब हैंड रिटन बुक्स, ठीक है। अब ये हैंड रिटन बुक्स की कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये जो वैलम पे लिखा जा रहा है, एक्सपेंसिव पेपर पे लिखा जा रहा है, ये एक्सपेंसिव है, ये तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन इससे ज्यादा इनका एक और प्रॉब्लम है कि एक तो इनकी सप्लाई तो थी कम, और डिमांड थी इनकी ज्यादा। मतलब मार्केट में बुक्स तो चाहिए थी लोगों को ज्यादा, और इनकी सप्लाई हुआ करती थी कम, क्योंकि ये हैंड रिटन होती थी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था कि जब कॉपी करते थे राइटर्स, बुक को लिखते थे, तो जो ये कॉपी करने का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था बेटा, एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत ज्यादा लेबरस होता था, मतलब बहुत सारी क्या लगती थी, लेबर लगती थी इस काम में। और ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसा करता था, ये पूरा प्रोसेस बहुत एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट की सप्लाई तो थी कम, डिमांड थी ज्यादा, ठीक है। कॉपी करना एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत लेबरस होता था, टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरी बात, ये सारा काम होने के बाद में भी वो जो बुक बन के तैयार होती थी वो बहुत फ्रेजाइल होती थी। फ्रेजाइल मतलब हैंडल विथ केयर मटेरियल होता था, मतलब इट इज नॉट इजी कि आप उसको हैंडल कर पाओ। उसके अंदर वो जनरली एनिमल स्किन वगैरह से बना हुआ होता था, तो उसमें क्या होते थे, कीड़े लग जाते थे, गल जाती थी वो, ठीक है, चूहे वगैरह खा जाते थे, तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती थी, तो डिफिकल्ट टू हैंडल, मतलब उसे बहुत सेफ्टी से, बहुत ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता था। ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी प्रॉब्लम किसकी थी, मनुस्क्रिप्ट की। ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा भी जाता है, तो प्लीज इसको, इस पॉइंट को आप लोग एमटीआर लिख लीजिएगा, मैं तुझे रटूंगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट की लिमिटेशन क्या थी कि सप्लाई उस टाइम पे ज्यादा थी, डिमांड कम थी। मनुस्क्रिप्ट्स आर taking time to produce because copying is very expensive, laborious, time consuming and it is a fragile too, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम जो चल रही थी, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक डिमांड, और डिमांड किसकी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस की। क्योंकि मार्केट के अंदर बुक्स की डिमांड तो है ज्यादा, मार्केट के अंदर प्रोडक्शन की नीड है ज्यादा, लेकिन सप्लाई क्या है, कम। तो ये पूरा डेवलपमेंट वाला पार्ट था, और यहां से यहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है एक एक प्रेस, जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं जर्मनी का एक आदमी, जिसका नाम था जॉन गुटनबर्ग। क्या नाम था बेटा, जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग 1430 के अंदर क्या करता है बेटा, एक प्रिंटिंग प्रेस, वेल नोन प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाता है। अब हम लोग समझेंगे ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे बनाता है, लेकिन उससे पहले आप ये लोग समझ रहे हो कि सबसे पहले चाइना, मतलब एशिया, और एशिया से कहां पे ट्रेवल करती है प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, मतलब पेपर की टेक्नोलॉजी, यूरोप में। और यूरोप से अब देखिएगा कि कैसे मशीन बनती है। तो होता क्या है, मनुस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन बुक्स वगैरह होती है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा चार्ज लगता है। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो लोग करते हैं कि भैया अब जरूरत है हमारे को प्रिंटिंग प्रेस की। तो इस बात को समझता है एक आदमी, जिसका नाम था जॉन गुटनबर्ग। अब जॉन गुटनबर्ग के बारे में मैं आप लोग को बताऊं, जॉन गुटनबर्ग एक
एक फार्मर का बेटा था, एक ट्रेडर का बेटा था, ठीक है, मतलब उसने फार्म्स भी बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे खेत थे उसके पास में, ठीक है, और साथ साथ में उसने क्या देखा था, वो ट्रेडर का बेटा था, मतलब उसने ना बचपन से देखा था कि एक ऑलिव ऑयल की मशीन होती, मतलब कि जो ऑलिव्स है, ऑलिव्स को ऐसे मशीन में डाला, मतलब एक तरह के एक बड़े से ऐसे बर्तन में डाल करके और उसको ऐसे दबाते थे, तो उससे क्या होता था, ऑलिव का जूस निकल जाता था। ये वैसा ही जैसे समझो तुम कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है, इसके अंदर बीच में कुछ रखा और इसको ऐसे दबा करके, तो ये ऑलिव प्रेस करके एक इसकी चीज हुआ करती थी, ठीक है, तो ऐसे दबा करके क्या करते थे लोग बाग, जूस निकालते थे। उसने ये चीजें देख रखी थी कि भैया एक चीज को दूसरे पे रख करके प्रेस करके दबा करके हम लोग ना जूस निकालते हैं, ये ऑलिव प्रेस। अब देखना ये जो चीजें उसकी नॉलेज थी ना, वो कैसे उसे प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाएगी। दूसरी चीज वो ये जानता था, वो गोल्ड स्मिथ था, मतलब वो मेटल्स के मोल्ड बनाना जानता था, वो सुनार था। क्या था बेटा? सुनार। मेटल के मोल्ड बनाना वो जानता था, ऑलिव प्रेस से ऐसे दबा करके चीज निकाली जा सकती है और उस पर निशान बनाया जाता है, ये बात उसे पता थी। ये सारी जो नॉलेज है ना, ये सारी नॉलेज उसको हेल्प करती है एक टेक्निक बनाने के लिए, और वो टेक्निक क्या बनाता है? वो बनाता है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब देखो जरा समझना इस बात को। जॉन गुटनबर्ग एक मर्चेंट का बेटा था, ठीक है, ये एक लार्ज एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर पैदा हुआ बच्चा था। इसने बचपन से ही देखा था कि ऑलिव और वाइन प्रेस, मतलब ऑलिव की मशीन और वाइन की मशीन देखी थी, जिससे ऑलिव का जूस निकाला जाता था, वाइन का जूस निकाला जाता था, ठीक है। और उन सब से, और दूसरी चीज ये जानता था कि भैया जो पत्थर है ना, उसको पॉलिश कैसे किया जाता है। क्या जानता था? ये पत्थरों को पॉलिश कैसे किया जाता है। दूसरा, ये क्या था? गोल्ड स्मिथ का मास्टर था। और तीसरी चीज क्या थी? जिसको एक्सपर्टाइज थी लीड मोल्ड्स बनाने की, मतलब ये मोल्ड बनाना जानता था। क्या जानता था बेटा? मोल्ड बनाना। ये सारी नॉलेज उसको हेल्प करती है, और वो क्या इवॉल्व करता है? प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस में करता क्या है? अब देखो प्रिंटिंग प्रेस कैसी बन रही है। मैंने आप लोगों को थंबनेल की फोटो के अंदर एक चीज दिखाई है, ये यहां पर आप लोग को दिख रहा है, ये प्रिंटिंग प्रेस है कि बीच के अंदर, यहां पर इस जगह पर बीच में बेटा, ये जो आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो बीच के अंदर तो क्या लग रहा है बेटा? यहाँ पे पेपर लगाया है, नीचे एक पत्थर है, ऊपर एक पत्थर है, ऐसे करके दबा दिया, और दबाने के बाद में क्या हुआ? ब्लॉक्स पे जो भी छपा हुआ है वो किस पे छप करके आ जाएगा बेटा? वो छप के आ जाएगा कागज के ऊपर। ये जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को जॉन गुटनबर्ग यूज करता है, और जर्मनी का था ये आदमी, और ये पहली बार क्या दे देता है? एक प्रिंटिंग प्रेस। आपको बताता हूं, जॉन गुटनबर्ग जब ये प्रिंटिंग प्रेस देता है ना, तो बेटा ये जो प्रिंटिंग प्रेस की इसकी टेक्निक थी, तो जॉन गुटनबर्ग कौन था? इसके ऊपर नोटिस लिखने को आता है, राइट अ शॉर्ट नोट। और उसने कैसे प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी दी, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि वो पॉलिश करना जानता था पत्थरों को। गोल्ड स्मिथ था, तो उसको ये पता था कि भैया मोल्ड्स कैसे बनाते हैं। इन सारी नॉलेज को यूज करके उसने देखा था कि भैया ऐसे प्रेस करते हैं तो चीजें छप जाती है। उस नॉलेज को यूज करके उसने क्या किया कि पेपर रखेंगे, ऊपर अपन ऐसे मोल्ड्स बना देंगे, उस पर इंक लगाएंगे, तो अगर पेपर पे ऐसे दबाएंगे तो पेपर पे भी क्या हो जाएगा? छप जाएगा। और इसी टेक्निक को यूज करके उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। और जब उसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो पता है उसकी प्रेस से क्या हुआ था? उसकी प्रेस से पहली बुक जो छापी गई थी वो थी बाइबल। क्या छापी गई थी बेटा? बाइबल। और आपको बताता हूं 180 किताबें छापी थी, और उसमें कितना टाइम लगा था? 3 साल। अब आज के टाइम तुम सोच रहे होंगे 3 साल और 180 किताब सिर्फ, बस। लेकिन उस टाइम पर ये 180 बुक छापना बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। तो ये बात बताओ, अभी तक इतनी बात समझ में आ गई कि यूरोप से, एशिया से यूरोप कैसे पहुंचा, यूरोप में कैसे प्रिंटिंग प्रेस जनरेट हुई। अब जैसे ये प्रिंटिंग प्रेस आती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो प्रिंटिंग प्रेस आती है, ये नई टेक्नोलॉजी जो आती है, ये पूरी तरह से हैंड रिटन बुक्स को रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मशीनें नहीं बनी थी कि हैंड रिटन बुक चली जाए। और साथ साथ में जब ये मशीनों से बुक्स बनाई जा रही थी, फिर भी उसके अंदर कुछ काम ऐसा छोड़ा जा रहा था जो किससे होना होता था? हाथ से होना होता था, ठीक है। इंटेंशनली कुछ पोर्शन ऐसा छोड़ा जाता था जिसमें काम किससे हो? हाथ से हो। जैसे कि मनुस्क्रिप्ट में इस तरह से दिखाया जाने की कोशिश करती थी उन बुक्स को जो मशीन से छपी है, कि वो देख के लगे कि वो हाथ से ही लिखी हुई बुक्स है, ठीक है, क्योंकि लोगों को साइकोलॉजिकली हैंड रिटन बुक्स ज्यादा पसंद थी, ठीक है।
तो रिसेंबल राइटर मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस स्लॉट्स, ठीक है। तो वो लोग जो स्टार्टिंग का जो होता था ना उसके अंदर चला करके हैंड रिटन काम करवाते थे, साथ साथ में बॉर्डर्स और डिजाइन पैटर्न्स को छोड़ देते थे ताकि वहां पर क्या हो, डिजाइन बनाई जा सके। तो जो कागज होता था ना, अगर मान लो ये एक पेपर है, अगर यहाँ पर बीच में कुछ लिखा हुआ है तो इधर साइड साइड में जगह छोड़ के यहाँ क्या होता था, कुछ डिजाइन बनाई भी होती थी। इस जगह क्या होती थी बेटा, देयर इज समथिंग डिजाइन, ठीक है। तो बॉर्डर्स बनाई जाती थी कागज की, और साथ साथ में जो मेटल के लेटर से ना उसको इस शेप में बनाया गया था ताकि ऐसा लगे कि किसी ने हाथ से ही लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, 1450 से लेकर के 1550 तक, मतलब ये 100 सालों में जहां पर पहले प्रिंटिंग बुक्स सिर्फ 20 मिलियन छपा करती थी, वो 20 मिलियन से कहां पहुंच गई थी बेटा, 200 मिलियन। क्योंकि अब क्या आ गई है, प्रिंटिंग प्रेस। पहले लोग बाग कहीं से लिखते थे, हाथ से। अब ये हाथ से लिखने का काम क्या हो गया है, 200 मिलियन, मतलब हाथ से लिखने का जो काम है अब वो फास्ट हो गया है। अब 200 मिलियन मतलब 100 सालों के अंदर कितना टाइम, 10 टाइम्स ग्रोथ कर लिए, मतलब 200 मिलियन तक बुक्स छापी जा सक रही थी। लेकिन अभी भी जो आज आप प्रिंटिंग की स्पीड देखते हो, उस टाइम पर भी प्रिंटिंग इतनी इवॉल्व नहीं है, धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। बात समझ में आ रही है कि प्रिंटिंग की टेक्निक्स को कैसे इवॉल्व किया गया। तो होता क्या है बेटा, हैंड रिटन पेंटिंग से क्या होता है बेटा, मैकेनिकल पेंटिंग पे पहुंचते हैं। और ये मैकेनिकल जो पेंटिंग है वो क्या करती है बेटा, ये कराती है रिवॉल्यूशन। ये क्या कराती है बेटा, प्रिंट रिवॉल्यूशन। चलो, तो यहां पर होता क्या है बेटा, हैंड पेंटिंग से लोग कहां पे शिफ्ट होते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं प्रिंटिंग, ठीक है। मैकेनिकल प्रिंटिंग, मशीन से हो रही है अब ये काम। और जब ये मशीन से प्रिंटिंग होती है तो होता क्या है, ये मशीन से जैसे प्रिंटिंग होती है तो बुक्स की सप्लाई मार्केट में क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब मार्केट में बुक्स की सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट के अंदर बुक पढ़ने वाले भी क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। बुक के रीडर भी क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। जब बुक के रीडर बढ़ेंगे, पढ़ने वाले बढ़ेंगे, तो क्या होंगे, लोग बाग एडुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। और जब वो पढ़े लिखे होंगे, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी बताया, जब लोग बाग पढ़े लिखे होंगे तो उन लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आएगी। और जब लोग बागों में अवेयरनेस आएगी तो लोग अपने राइट्स की बात करेंगे। और जब लोग बाग राइट्स की बात करेंगे, जब लोग बाग राइट्स की बात करेंगे ना, जैसे ही लोग बाग राइट्स की बात करेंगे वैसे ही वो लोग क्या करने लग जाएंगे बेटा, जैसे वो लोग राइट्स की बात करेंगे ना अपने, वैसे वो जो स्टैब्लिश सिस्टम है मोनार्की का, उन सब के लिए क्या करने लगेंगे, अगेंस्ट में आवाज उठाने लगेंगे। नाउ वो पढ़ लिख लिए हैं, समझदार हो गए हैं, तो वो लोग अपने राइट्स की डिमांड करने के साथ साथ क्या करेंगे, लिबर्टी मांगेंगे। और ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि यूरोप में क्या हुआ था, न्यू मिडिल क्लास आई थी। वो न्यू मिडिल क्लास क्यों न्यू बोला उसको, क्योंकि वो नई मिडिल क्लास क्या थी, पढ़ी लिखी थी। कैसी थी बेटा, पढ़ी लिखी। तो आप देख रहे हो समवेयर अराउंड 1400 के अराउंड मशीन आई है, तो 100-200 साल में लोग इतना इवॉल्व हो जाएंगे कि 1700 के आसपास जाकर के, अप्रोक्सीमेटली 1700, ठीक है, 1700 के टाइम पे ये फ्रांस में क्या कराएंगे, अब रिवॉल्यूशन करा देंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या हो चुके बेटा, पढ़ लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब अगला जो पार्ट है चैप्टर का वो यही है कि भैया हैंड प्रिंटिंग से जैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग पे गया तो प्रिंट क्या करा देता है, रिवॉल्यूशन करा देता है। प्रिंट क्या कराता है, एक रिवॉल्ट करा देता है, चेंज करा देता है, ठीक है। चलो आओ, तो होता क्या है बेटा, प्रिंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। और ये प्रिंट रिवॉल्यूशन सबसे पहले तो मार्केट को देता है कि न्यू रीडिंग पब्लिक। न्यू रीडिंग पब्लिक मतलब वो लोग अब बुक पढ़ पा रहे हैं जो पहले बुक नहीं पढ़ पा रहे थे, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। तो इस कारण से अब ये लोग क्या कर पा रहे, अब इनके पास में बुक्स आ गई हैं, बुक्स थोड़ी सस्ती हो गई, क्योंकि बुक्स की जब सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, जब सप्लाई बढ़ जाएगी मतलब ज्यादा बुक्स बनने लगेगी, तो अल्टीमेटली प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। तुम लोग जानते हो अच्छे से कि मार्केट में अगर कोई चीज कम होती तो वो महंगी होती है, ज्यादा होती तो वो सस्ती होती। तो जब मार्केट में बुक सस्ती होने लगी तो एक नई रीडिंग पब्लिक क्या होने लगी, जागने लगी। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जब लोग बागों ने पढ़ना चालू किया तो उन्होंने सबसे पहले करना क्या चालू करा बेटा, रिलीजियस डिबेट, मतलब उन लोगों ने धर्म पे सवाल उठाना चालू करा, रिलीजन पे सवाल उठाना चालू किया। अब मैं आपको ये स्टोरी थोड़ी सी समझाता हूं। उस टाइम पे होता क्या था बेटा, होता क्या था उस टाइम पर ना उस टाइम पर जो ये अपना रिलीजियस डिबेट क्यों होते थे,
उस टाइम पर लोगों को रिलीजन के नाम पे बहुत पागल बनाते थे। यूरोप की हालत में आपको बताऊं, जो हम लोगों को डेवलप करने आने के लिए बोलते थे, समाउ वो बोलते थे कि हम डेवलप नहीं है, वो उस टाइम पे अपने वहां के लोगों को पागल बनाते थे। जो क्रिश्चियनिटी वाले लोग बाग थे ना, हैंड रिटन प्राइस हाई, हार्ड वर्क हाई। हाँ बेटा, क्योंकि हैंड रिटन में हार्ड वर्क होता है ज्यादा, तो प्राइस हाई होते थे। लेकिन अब मशीन से छप रही है तो सस्ती हो गई। तो होता क्या था बेटा, जो यूरोप के अंदर ना रिलीजन के नाम पे लोगों को बहुत पागल बनाते थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज होती थी कि भैया एक डब्बे में पैसा डालो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुमने पोप को कुछ भी चीज के लिए मना कर दिया तो तुम्हारे को नर्क मिलेगा, ठीक है, तुम हेवन में जाओगे, तुम हेल में जाओगे। ये सारी चीजें, मतलब धर्म के नाम पे लोगों को यूरोप में बहुत ज्यादा पागल बनाया जाता था। तो जैसे बुक्स आई, लोगों को पता चला कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है या बाइबल का मैसेज क्या है, लोगों ने बोला अरे तुम पागल बना रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस डिबेट चालू हो गए, मतलब रिलीजन पे लोगों ने सवाल करना चालू कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, प्रिंट एंड डिसेंट, मतलब लोगों ने साथ साथ में राजा की पावर पर, अथॉरिटीज पर भी क्वेश्चन करना चालू किया कि भैया जब लोग बाग पढ़ लिख लिए, जब लोग बाग अपनी बातें लिखने लग गए, अब हर जना लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो उन लोगों ने अपने मन के विचार बाकियों तक पहुंचाने लगा। और साथ साथ में लोगों को जागरूक करना चालू किया कि भैया अगर हम कमा रहे हैं तो राजा मजे क्यों मारेगा, ठीक है, या हम जो चाहते हैं वैसा राजा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि हम राजा को पैसा दे रहे हैं। तो ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में क्रिएट होने लगी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि प्रिंट की वजह से क्या होने लगा बेटा, अब रिवॉल्यूशन होने लगा। क्या बताओ, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? तो नाउ प्रिंट लेड टू अ रिवॉल्यूशन, और यहां से चालू होगा प्रिंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोग को एक पार्ट पढ़ा दिया कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे जॉन गुटनबर्ग लेकर के आया, यूरोप में कैसे पहुंचा, ये बात आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दी। तो आप लोगों का जो चैप्टर का, आपके चैप्टर का जो दो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गए। आप पढ़ रहे हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, कि प्रिंट का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और इसका इंपैक्ट क्या आता है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, और रीडिंग मैनिया ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों में यही कवर करता हुआ चलूंगा। बोलो, अब ये जो न्यू रीडिंग पब्लिक थी, सर रिलीजियस डिबेट क्यों हुए थे? बेटा रिलीजियस डिबेट इसलिए होने लगते थे क्योंकि लोगों को पहले रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब बाइबल्स वगैरह की बुक छपने लगी, जब लोगों ने बुक को देखा और बुक में जो लिखा हुआ पढ़ के समझा, तो लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन निकालना चालू हुआ कि बोले तुम तो बोलते थे ऐसा लिखा है बाइबल में, लेकिन बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं। तो लोगों ने रिलीजियस डिबेट करना चालू हुआ। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि भैया अगर पंडित को आपने 100 रुपए नहीं दिए तो आपके घर में मौत हो जाएगी, ऐसा रामायण में लिखा है, ऐसा बोलने लग जाए अपने पंडित जी। तो आप लोग जाकर के रामायण में क्रॉस वेरीफाई करोगे ना, अगर आपके पास बुक है तो, कि भैया क्या सही में ऐसा लिखा हुआ है भी या नहीं है। तो ऐसी ही जो चीज है ना बेटा, वो कहां देखने को मिल रही थी, ऐसी सेम चीज देखने को मिल रही थी कहां पर, यूरोप में, कि वो बाइबल के नाम पे लोगों को बहुत ज्यादा क्या करते थे बेटा, पागल बनाते थे। प्रिंट एंड डिसेंट, बेटा प्रिंट मतलब प्रिंट की वजह से लोगों ने कैसे जो स्टैब्लिश, डिसेंट मतलब क्वेश्चन करना काइंड ऑफ, ठीक है, जो स्टैब्लिश अथॉरिटी उनको क्वेश्चन करना चालू कर दिया था, उनसे आर्ग्यूमेंट चालू कर दिए थे। तो प्रिंट की वजह से आर्ग्यूमेंट कैसे चालू होता है, या मैं बोल दूं डिसरेस्पेक्ट कैसे चालू होता है, वो चीज स्टैब्लिश होती है। अभिजीत इतना लेट आया बेटा, क्या समझ आएगा, बैक करके देखना चालू कर चैप्टर को, ठीक है। तो यहां पर आता है न्यू रीडिंग पब्लिक। तो अब पहले ही समझते कि न्यू रीडिंग पब्लिक क्यों हुई होगी। तुम लोग बताओ फटाफट कमेंट्स के अंदर कि अगर बुक सस्ती हो गई, बुक सस्ती हो गई तो क्या हो गया बेटा, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गई, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गई तो मार्केट में क्या हो गया, एक नई रीडिंग पब्लिक जनरेट हुई। दूसरी चीज क्या थी कि पहले बुक को लिखना बहुत ज्यादा टाइम और लेबरस था, उस कारण से बुक का प्रोडक्शन कम था, लेकिन अब मशीन से हो रही तो बुक का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब बुक्स फ्लडेड हो गई है मार्केट में, और जैसे ही मार्केट में फ्लडेड हो गई है, तो जो पहले बुक पढ़ना किसका शौक हुआ करता था, मैंने बताया था ना आप लोग को, पहले बुक्स कौन पढ़ते थे, कमेंट में बताओ मेरे को फटाफट से, जल्दी से। पहले बुक्स कौन पढ़ सकता था, सिर्फ पहले बुक्स पढ़ सकते थे इलाइट और एरिस्टोक्रेसी क्लास, मतलब पैसे वाले लोग। अब जो बुक पढ़ रहे हैं, अब जो बुक पढ़ने का काम कर रहे हैं, अब बुक पढ़ने का काम क्या है, कॉमन मैन की भी हॉबी हो गया है। मतलब यस, पहले किंग पढ़ सकता था, ठीक है, या पैसे वाला आदमी। अब जो अब जो बुक पढ़ने का अब जो बुक पढ़ने का पार्ट है वो कौन कर पा रहा है, कॉमन मैन भी कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी कर पा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पावर के अंदर नहीं है। तो हो क्या रहा है,
अभी इससे पहले जो कॉमन मैन थे, क्या इससे पहले कॉमन मैन का कोई पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता था? नहीं। इससे पहले कॉमन मैन मतलब चीजें तो जानते थे, लेकिन वो कैसे जानते थे? सुन करके जानते थे। मतलब उनको जो लोगों ने बुक पढ़ के बता दिया वो ही वो मान लेते थे। उनको खुद को ना पढ़ना आता था ना सुनना आता था। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इंडिया में भी बताता हूं। देखो, आप लोग देखते होंगे कि अपने यहाँ पर भागवत कथा हो रही होती है। क्या होती है बेटा? भागवत कथा। ये भागवत कथा का क्या सिस्टम है? होता क्या था कि भागवत कथा की बुक इंडिया के अंदर भी सब लोगों के पास में हुआ नहीं करती थी। जो अपनी रिलीजियस बुक है वो सबके पास हुआ करती नहीं थी। ये जो बुक है ना बेटा, जो भागवत कथा वाली बुक है, ये कुछ लोगों के पास होती थी। तो होता क्या था, एक पंडित जी अपने यहाँ पर वो बुक खोल करके बैठते हैं और बुक खोल करके सुना करके बाकी लोगों को पढ़ के वो सुनाते। तो हो क्या रहा है, एक जना पढ़ रहा है और बाकी लोग कैसे हैं, बाकी जितने भी लोग बाग हैं वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब जो जो पहले के टाइम पर जो कॉमन पीपल थे वो कौन थे बेटा? वो सिर्फ हर्ड करते थे, सुनते थे। हियरिंग हियरिंग यू कैन से कि वो लोग क्या थे, हियरिंग वाले रीडर थे। वो मतलब रीडर नहीं थे, वो सुनते थे सिर्फ। ठीक है, हियरिंग पॉपुलेशन थी। अब वो जो हियरिंग पॉपुलेशन है, तो पहले के टाइम पे पढ़ना किसके लिए होता था? इलाइट लोगों के लिए, जो अमीर लोग होते थे, या फिर कॉमन लोग तो सुनते थे। अब जैसे बुक सस्ती हो गई तो जो कॉमन पीपल है जो सुनने का काम करते थे, अब ये क्या करने लग गए? पढ़ने का काम करने लगे। और जैसे ये पढ़ने का काम करने लगे, जैसे ये रीडिंग पे शिफ्ट हुए, अब ये मचाएंगे बवाल। ठीक है, अब ये बवाल क्या मचाते हैं, ये लोग करना चालू करते हैं रिलीजियस डिबेट। क्या करना चालू करते हैं? रिलीजियस डिबेट। और यहां से चालू होता है फियर ऑफ प्रिंट। अब ये चालू होता है प्रिंट का डर। अभी तक तो प्रिंट सबको अच्छा लग रहा था, अब प्रिंट लोगों को डराना चालू करता है। ठीक है, यस। विदाउट नॉलेज मैन नहीं, पहले भी नॉलेज हुआ करती, लेकिन अब उसको नॉलेज ज्यादा अच्छी हो गई क्योंकि उसने जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो रिलीजियस डिबेट और फियर ऑफ प्रिंट क्या होता था। देखो, जैसे प्रिंटिंग कल्चर आया मार्केट के अंदर, बुक्स छपना चालू हुई। अब बुक्स ने जैसे चालू हुआ तो लोगों ने जैसे पढ़ा तो लोग इन्फ्लुएंस हुए। सबसे पहले तो रीडिंग ने क्या किया, लोगों को क्या करना चालू करा, इन्फ्लुएंस करना चालू करा। लोग बाग बुक को पढ़ करके नॉलेजफुल होने लगे। जैसे वो नॉलेजफुल होने लगे, पढ़ने लगे, वो लोग क्या करने लगे, डिसएग्री करने लगे विद द एस्टैब्लिश अथॉरिटी। मतलब राजा की चीजों के साथ वो लोग डिसएग्री करने लगे। ठीक है, वो लोग राजा को क्वेश्चन करना चालू करे, क्योंकि लोगों ने राजा के अगेंस्ट में लिखना चालू कर दिया। क्योंकि पहले तक तो राइटर किसके पास हुआ करता था, राजा महाराजाओं के पास में। तो राजा वो लिखवाता था जो उसकी चीज होती थी, जो उसको पसंद होता था। या पैसे वाले तो वो लिखाते थे जो उनको फेवर में होता था। अब वो लोग भी लिखना जान गए, वो लोग भी छापना जान गए हैं जो राजा के अगेंस्ट है। तो लोग बाग राजा के अगेंस्ट जो स्टैब्लिश अथॉरिटी, उनको क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, सर आप कहां से हो? बेटा मैं जयपुर से हूं। ठीक है, अब आओ, उसके बाद में होने क्या लगा बेटा, रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स आने लगे। ठीक है, लोगों ने रिबेल करना चालू कर दिया, लोगों ने अपोजिशन करना चालू करा। और साथ साथ में हुआ क्या बेटा, इररिलीजियस चीजें चालू हो गई। मतलब धर्म के विरुद्ध चीजें चालू कर दी लोगों ने। ठीक है, उन्होंने क्या करना चालू किया, धर्म के विरुद्ध चीजें चालू कर दी, अपोजिट चीजें चालू कर दी और लोगों को भड़काना चालू कर दिया। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं, एक आदमी था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर ना 95 थीसिस जो बाइबल की उसको पब्लिश करता है बेटा। और ये जो पब्लिश करता है ना, उसके अंदर ये कैथोलिक चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उसकी ऐसी प्रैक्टिसेस को इस लेवल पर क्रिटिसाइज करता है अपनी बुक के अंदर, कि जब ये बुक में जो लिखी हुई बाइबल की चीजों को चैलेंज करता है ना, चर्च को चैलेंज करता है कि आप लोग ऐसा बोलते हो, दिखाओ बाइबल में कहां लिखा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, ये मार्टिन लूथर इतना खतरनाक राइटर था कि इसने ना क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स कर दिए। एक वो जो बाइबल की चर्च की कही हुई बातों पर मानता था। यस, तो उसने उसने क्या किया बेटा, मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी पर इतने सवाल उठाए चर्च की प्रैक्टिस पे, जो चर्च से जो प्रैक्टिस करते थे ना। तो उसने इस लेवल पे किया कि उसने कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो डिवाइडेशन करवा दिए थे उसकी बुक ने। ठीक है, तो वो चैलेंज करता था चर्च की प्रैक्टिस को। वो रिप्रोड्यूस इन द वास्ट नंबर ऑफ द एंड रीड वाइडली। तो जो उसकी बुक थी वो इतनी बड़े लेवल के ऊपर
इतने बड़े लेवल पे छपने लगी, और बड़े लेवल पे नहीं छपी, साथ साथ में बड़े लेवल पे छपने के साथ साथ बहुत वाइडली पढ़ी जाने लगी। और ये सब चीजों की वजह से जो जो प्रिंट है अब उसका क्या पैदा होने लग गया, डर पैदा होने लगा। तो मैं आपको बताता हूं, बाद में इस तरह की एक्टिविटीज करी थी चर्च ने कि जो भी चर्च के अगेंस्ट लिखता था ये उस बुक को क्या कर देते थे, प्रोहिबिटेट कर देते थे। ठीक है, अब आओ, तो जो मार्टिन लूथर है ना, मार्टिन लूथर जैसे राइटर्स आने लगे तो इस कारण से रिलीजियस डिबेट चालू हुआ, और साथ साथ में कॉमन पीपल जो पहले से राजा के अगेंस्ट कुछ चीज जानते थे या बोलना चाहते थे, जो पहले नहीं बोल पा रहे थे, अब वो प्रिंट को इजी हो जाने के कारण, प्रिंट सस्ता हो जाने के कारण अब वो लिख रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब अगले पोर्शन के अंदर चालू होगा प्रिंट के कारण लोगों का क्या करना बेटा, डिबेट करना चालू होगा, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि रीडिंग मैनिया मैंने आप लोग को समझा दिया, प्रिंट और उसका इंपैक्ट समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम लोग इंडिया वाला पार्ट समझेंगे इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सर एक बार 95 थीसिस वापस बता, अरे 95 थीसिस मतलब उसमें 95 कुछ ऐसी वहां की प्रैक्टिसेस थी चर्च की, उसके बारे में लिखा था, उसके बारे में रिवेल किया था कि ये चर्च जबरदस्ती करता है, ऐसा बाइबल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो होप सो आप लोगों को यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब जब रिलीजन के खिलाफ बात उठाने लगे लोग बाग, या फिर मैं बोल दूं आप लोगों को, सर मार्टिन लूथर का एग्जीक्यूशन हुआ था क्या, बेटा मार्टिन लूथर का तो नहीं हुआ था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन एक दूसरे एक और ऑथर था जो कम नॉलेजफुल था, उसका हो गया था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, टांग दिया था। बताऊंगा उसके बारे में, पेशेंस रखो, जितनी इंफॉर्मेशन काम की है ना वो सब दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस चली, लेकिन ऐसा ही नहीं था कि इस टाइम पे सिर्फ रिलीजन के अगेंस्ट की बुकें आई, बहुत सारी साइंस टेक की बुकें, नॉलेज की बुकें, बच्चों की बुकें भी मार्केट में फ्लडेड होने लगी, जिससे लोगों को नॉलेज मिल सके। इस टाइम पर साइंस टेक में भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, लोग बाग सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने लगे, और साथ साथ में लोगों ने राजा के अच्छे काम जैसी चीजों को भी एक्सप्लेनेशन करना चालू किया। ठीक है सर, एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूट कर देना, किसी को फांसी पे टांग देना, मार देना। ठीक है, कि उसने कोई चीज गलती करी, इस वजह से उसको एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अभी आज की क्लास होती है खत्म, कल मिलेंगे दोबारा से इसी लेक्चर के पार्ट 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और साथ साथ में कल मैं आप लोगों को जो मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल क्लास में आने से पहले चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख करके आना, ताकि आप लोग मुझसे पूछ पाओ सारे इंपॉर्टेंट डाउट। आज के लिए मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आप लोग को 3 से 4 पार्ट पूरे कवर कर दिए, कल फिर मिलेंगे दोबारा इसी सेम टाइम पर 8 बजे, और होप सो कि आज का लेक्चर भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो विश यू सक्सेस। आज यहाँ के उससे आगे की बात मैं आप लोग को बताता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रिंट आया, प्रिंट आने के साथ साथ में होने क्या लगा बेटा, जैसे प्रिंट डेवलप हुआ, जैसे क्या डेवलप हुआ बेटा, प्रिंट डेवलपमेंट हुआ, वो लोग रिलीजियस चीजों पे क्या करने लग गए बेटा, आर्ग्यूमेंट करने लग गए। जो भी स्टैब्लिश अथॉरिटी थी, जो भी स्टैब्लिश क्या थी बेटा, अथॉरिटी, उसको क्या करना चालू कर दिया लोगों ने, क्वेश्चन करना चालू कर दिया। ठीक है, और इस वजह से, प्रिंट की वजह से बहुत सारे क्या होने लगे, डिस्प्यूट जनरेट होने लगे, मिसभेद, जिसको आप मतभेद बोल सकते हो। तो डिसेंट का मतलब एक्चुअली अगर हिंदी लिटरल टर्म्स में बोलूं ना तो उसका मतलब होता है मतभेद। मतलब लोगों में होने क्या लगा, समवेयर एक तरह की, यस सर याद आ गई, हाँ, तो मतलब मतभेद चालू होने लगे, मतलब लोगों में प्रिंट की वजह से बहुत सारे क्या होने लगे बेटा, इश्यूज क्रिएट होने लगे। और वो इश्यूज क्या क्या थे, देखो इंडिविजुअल लेवल पर जैसे प्रिंट आया ना, लोगों ने रिलीजियस चीजों का इंडिविजुअल लेवल पर इंटरप्रिटेशन चालू करा, कि उन लोग को ऐसे लगने लगा कि अच्छा रिलीजन तो ये कहता है। तो जिन लोगों के पास में कम नॉलेज थी ना, उन्होंने भी क्या करना चालू किया बेटा, अपना इंटरप्रिटेशन चालू करा, अपना दिमाग लगाना चालू किया, और वो जो रिलीजियस चीज थी उससे जो इंडिविजुअल लेवल पर फेथ
जो अमंग लिटिल एजुकेशन, जो लिटिल एजुकेटेड लोग बाग थे, उन्होंने भी इंटरप्रिटेशन करना चालू किया। और उन्होंने, जैसे ये यूरोप की बात चल रही, तो यूरोप की प्रैक्टिसेस, यूरोप की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब चर्च की प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना चालू किया। तो हुआ क्या, ऐसे ही एक आदमी था इटली का जिसका नाम था मोनिक्यो, ठीक है। उसने बाइबल के जो व्यूज थे गॉड के क्रिएशन पर, भगवान पर, सवाल उठाना चालू किया। और हुआ क्या, जो रोमन जो कैथोलिक चर्च था उसको ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या करा, उस आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया, उसको फांसी पे टांग दिया। और साथ साथ में रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स निकाला ऐसी बुक्स का जो क्या थी, प्रोहिबिटेड कर दी। उन्होंने ऐसी सारी बुक्स को बैन कर दिया जिसमें भी रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी है उस पर क्या किया गया, क्वेश्चन उठाया गया। क्योंकि ये टाइम कौन सा है, 1558 का, ठीक है। तो वो लोग रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी सुनना नहीं पसंद करते थे। एंड वो होता क्या था, एट ऑल वो लोग पावर में भी ज्यादा थे। तो जब लोगों ने चालू किया तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी, जैसे उन्होंने आवाज उठाना चालू किया तो बहुत सारी पीड़ाएं उनको सहन करनी पड़ी। ये चैप्टर में कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता दूंगा बेटा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। 7 से 8 क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल शेयर। अभी पहले चैप्टर को समझने का टारगेट रखा करो, पहले आते आउटकम पे फोकस मत किया करो। पहले कोशिश करो कि एक बार चैप्टर को याद कर लो, ठीक है। वॉज इट लाइक सेंसरशिप, हाँ मतलब काइंड ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप जैसा तो नहीं किया था, लेकिन ये लोग क्या करना चाह रहे थे, दे वांट कि मतलब कोई भी अगेंस्ट रिलीजन ना बोले, ठीक है, उनके अगेंस्ट बात ना बोले, ये काइंड ऑफ सेंसरशिप ही थी, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, 17 से 18 सेंचुरी के अंदर अगर मैं बोलूं तो लिटरेसी रेट है, जो लोगों की पढ़ने की टेंडेंसी वो बढ़ जाती है। और उससे होता क्या है, डिफरेंट डोमिनेशन ऑफ द चर्च, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लोग बाग बुराई करते हैं, साथ साथ में चर्च भी क्या करना लगता है, स्कूल सेटअप कराता है और लोगों को रिलीजन से रिलेटेड क्या करना चालू करता है, पढ़ाई कराना चालू करता है। और लिटरेसी जो है वो कहां पर पहुंच जाती है बेटा, जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, पीसेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों के पास में। और अप्रोक्सीमेटली आप यूरोप में देखोगे कि 60 से 80% लोग क्या होने लग गए हैं, अब लिटरेट होने लग गए। और ये लिटरेट क्यों पा रहे हैं, ड्यू टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। लोगों में क्या डेवलप हो रहा है बेटा, लोगों में डेवलप हो रहा है प्रिंट, ठीक है, सॉरी, लोगों में डेवलप हो रही है लिटरेसी रेट। और ये लिटरेसी रेट किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है प्रिंट के रीजन से। और इंपैक्ट क्या आता है इससे, तो डेवलपमेंट इन 19th सेंचुरी और रीडिंग मेनिया, तो मतलब एक नई रीडिंग मेनिया, मतलब नई पॉपुलेशन जनरेट होती है जो पढ़ सकती है। अभी तक की पॉपुलेशन कैसी थी, जो सुन सकती थी, क्योंकि इनके पास बुक का एक्सेस था ही नहीं, बुक जनरली रिच लोगों के लिए बनी थी। लेकिन अब जैसे जैसे प्रिंट आया है, बाकी लोग भी, तो वो नई रीडिंग पॉपुलेशन क्या हुई है, जनरेट हुई है, ड्यू टू द प्रिंट। तो होता क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। अब देखो मैं आप लोग को यहां पे बताता हूं कि लिटरेचर की भी अलग अलग फॉर्म थे। एलिमनेक, कुछ लोग एलिमनेक मतलब डायरी बोलते हैं ना, काइंड ऑफ डायरी या कैलेंडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलिमनेक, ठीक है। तो एलिमनेक क्या होता है, कैलेंडर। तो अलग अलग लिटरेचर के फॉर्म्स देखने पड़े, मतलब देखने को मिले, सब बुक्स ही नहीं आती थी मार्केट में, अब आने लगे कैलेंडर्स, जिसके अंदर क्या था, एंटरटेनमेंट बुक्स थी, ठीक है, जो लोगों के ऑर्डिनरी लोगों के पास में पहुंचने लगी। और बहुत सस्ती चैप बुक्स, लंदन की स्ट्रीट पर आप देखने को मिलेगा आपको, इंग्लैंड के अंदर, वहां पे चैप बुक बिकती थी। चैप बुक मतलब एक छोटी छोटी बुक्स जिसको लोग बाग पैनी मतलब कुछ पैसों में क्या कर सकते थे बेटा, हाँ, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक। इंग्लैंड के अंदर खुले में मतलब सस्ते में बुक बिकने लगी, ताकि उसको जो ऑर्डिनरी पीपल्स है, जो कॉमन पीपल्स है, वो भी अफोर्ड कर पाए। अब इससे हो क्या रहा है, देखो पहले जो बुक्स थी वो कौन पढ़ पा रहा था, अमीर। अब कौन पढ़ पा रहे हैं, गरीब लोग। तो उनका भी नया व्यू पॉइंट जनरेट हो रहा है, वो भी क्या हो रहे हैं, थोड़े से एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, सोल्ड चीप सो दैट द इवन पुअर कुड बी अफोर्ड, ठीक है। चैप बुक्स आने लगी, तो एल्यूमिनाई पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय चैप बुक, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ब्लैथे ब्लू कहां पे थी बेटा, फ्रांस में, ब्लू कलर का पेपर जैसी बुक होती थी। ये भी सस्ती बुक्स को ही ब्लैथे ब्लू बोलते थे। इनकी प्राइस कम होती थी, इनकी क्वालिटी ऑफ पेपर भी क्या होता था बेटा, थोड़ा गंदा होता था। और ये क्या होती थी, चीप ब्लू कलर के कवर में क्या होती थी बेटा, बाउंड होती थी, ठीक है। तो ये जो ब्लॉथे ब्लू है, ये फ्रांस के अंदर चलती थी, ठीक है। एल्यूमिनाई जो चलती थी वो कहां पे चलती थी बेटा, एल्यूमिनाई जो चलती थी, ये एल्यूमिनाई रिचुअल कैलेंडर है, ठीक है। और चैप बुक्स वगैरह का जो ट्रेंड देखने को कहां पे मिलता है, वी कैन सी दैट ट्रेंड इन द इंग्लैंड, ठीक है। तो ये जो पूरा न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर चालू होता है,
अगर और भी बहुत सारी लिटरेचर्स के फॉर्म देखने को मिलते हैं। अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर क्या है, देखो तुम्हारे को थोड़ा सा बताता हूं। हाँ, अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमारे को क्या देखने को मिलता है बेटा, पीरियोडिकल प्रेस आने लगती है, मतलब महीने की महीने या वीकली बेसिस पर सर इसके नोट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ, 100% इसके नोट्स मिल जाएंगे बेटा, डोंट वरी, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, अब होता क्या, पीरियोडिकल प्रेस आती, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर होने क्या लगता है बेटा, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस के ऊपर कुछ लिटरेचर्स पब्लिश होने लगती है। ठीक है, पहले जहां पर बुक्स को पब्लिश होने में सालों लगते थे, कोई टाइम फिक्स नहीं था, अब पीरियोडिकल चालू है। पीरियोडिकल जैसे तुम्हारे पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, मतलब एक साइकिल के बाद वो रिपीट होंगे। अब पीरियोडिकल मतलब ना, बुक का जो टाइमिंग है ना वो फिक्स हो गया, कमिटमेंट फिक्स हो गया कि इतने टाइम में बुक वापस निकाली जा सकती है। यस, क्या पूछ रहे हो बेटा, मोनार्क लिटरेसी को बढ़ावा देते थे क्या? बेटा मोनार्क के हाथ में अब रही नहीं लिटरेसी, क्योंकि बुक्स इतनी सस्ती हो गई, मार्केट में फ्लडेड हो गई कि लोगों तक पहुंचने लगी। उन लोग को लोगों के पढ़ने से दिक्कत नहीं थी, उन लोगों को लोगों के एनलाइटमेंट से दिक्कत थी कि वो जागरूक हो गए, उनको क्वेश्चन ना करे। लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकल गया कि लोग बाग जागरूक हो गए। वो लोग चाहते थोड़ी थे, वो लोग तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन एट ऑल वो लोग पॉपुलेशन में कम थे और जो कॉमन पीपल है वो पॉपुलेशन में ज्यादा थे। तो वो चीजें स्प्रेड हो गई, वो चाहते कभी नहीं थे कि लोग बाग जागरूक हो। ठीक है, और उनको नहीं पता था कि बुक्स का इंपैक्ट ये आएगा। ठीक है, वो तो रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं उसके। ठीक है, तो होने क्या लगा, पीरियोडिकल प्रेस आने लग गई 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1700 के अराउंड नोट्स, सर यस 100% नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के अराउंड होने क्या लगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस होने लगता है। ठीक है, साथ साथ में होने क्या लगता है बेटा, करंट अफेयर्स, मतलब जो डेली की न्यूज़ेस है वो पीरियोडिकली पब्लिश होने लगी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज वगैरह आने लगी पेपर के अंदर। इसके बाद में होता क्या है, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आने लगे, जिसके अंदर क्या कवर होता था बेटा, वॉर्स, मतलब जितने भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, और साथ साथ में क्या क्या ट्रेड रिलेटेड चीजें हो रही है, क्या क्या व्यापार से रिलेटेड चीजें हो रही है, इससे रिलेटेड क्या होने लगे बेटा, जर्नल्स निकलने लगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ रिलीजन के खिलाफ ही बुक निकल रही है, और भी अदर फॉर्म्स ऑफ बुक आने लगी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीजें देने लगी। सर मीनिंग किसका मीनिंग बेटा, मतलब जनरल्स। जनरल्स मतलब जनरल क्या होते हैं, जैसे कि तुम लोग न्यूज़पेपर एक जनरल ही है। ठीक है, जनरल जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म भी वर्ड यहीं से आया, जनरल्स निकलने लगे, मतलब न्यूज़पेपर्स और ऐसे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन वाले लेटर्स निकलने लगे जिसके अंदर ट्रेड और वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी। ठीक है, और बहुत सारी साइंटिफिक बुक और फिलोसफिकल बुक्स भी मार्केट के अंदर पब्लिश होने लगी इस टाइम पर। यही टाइम था जब लोगों के पास में साइंटिफिक बुक एक्सेस हो पा रही है, लोग बाग साइंस के बारे में पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अब प्रिंट इजी हो गया है, लोग बाग एंशिएंट और मिडाइवल साइंस को समझ रहे हैं। साथ साथ में जितना भी मैप्स है, ठीक है, जो मैप है कौन सी कंट्री का कैसा मैप होता है, ये लोग बाग समझ पा रहे हैं। साथ साथ में हो क्या रहा है बेटा, लोग बाग डायग्राम्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। किस तरह के डायग्राम, साइंटिफिक डायग्राम, मतलब बॉडी का डायग्राम। बिलॉथी ब्लू, बेटा बिलॉथी के ब्लू इज अ काइंड ऑफ बुक जो कि चीप बुक हुआ करती है, इसका ब्लू कलर का पेपर होता था और लो क्वालिटी का पेपर होता था। फ्रांस, ये फ्रेंच भाषा का जो वर्ड है, ठीक है, बिलॉथी ब्लू, और ये काइंड ऑफ बुक है, सस्ती बुक्स। ठीक है, अब आओ, तो अब अभी हम लोग यहां पर आ चुके हैं बेटा, है ना, तो चलो, तो उस टाइम पे होने क्या लगा बेटा, सस्ते क्वालिटी के, सॉरी, लोग बाग आप साइंटिफिकली मैप्स पढ़ पा रहे हैं, बॉडी के डायग्राम, साइंटिफिक डायग्राम्स के बारे में। यही टाइम था जब आइजैक न्यूटन ने जो बुक लिखी वो लोगों तक पहुंच पाई, लोग बाग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था। किसके कारण से बेटा, जो नया प्रिंट रिवॉल्यूशन आया था, तो लोग बाग साइंस के बारे में आप पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं सर बुक सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड थी या राजा की बुराई थी, बहुत सारी अच्छी चीजें भी बुक के थ्रू पहुंच रही थी। तो इससे होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में 3 थिंकर्स का नाम दे रखा है, अलग अलग तरह के थिंकर्स आने लगे सोसाइटी के अंदर, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी, सिर्फ इनका नाम दे रखा है। तो हमारे को पता होना चाहिए, जैसे थॉमस पाइन, ठीक है, वोल्टेरे, रोसू, ठीक है, ये रोस्यू, ये सब जैसे थिंकर्स मार्केट में आने लगे, और ये थिंकर्स अपनी थिंकिंग, जो डिफरेंट इनका आइडिया था, ये सोसाइटी को जिस व्यू से देखते थे, वो व्यू लोगों के अंदर क्या होने लगे बेटा, मोर पॉपुलर होने लगे ड्यू टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। क्योंकि जब बुक सस्ती हो गई तो लोगों ने अपने थॉट्स को छापना चालू किया, और छाप करके लोगों को, कॉमन लोगों तक वो बातें क्या होने लगी बेटा, अब पहुंचने लगी। पहले तो वो क्या थी,
ओरली पहुंचती थी, अब वो रिटन फॉर्म में पहुंचने लग रही, तो न्यू फॉर्म ऑफ सोसाइटी क्रिएट हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर समझ में आया, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि बताओ अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या थी, और साथ साथ में एल्युमिनक क्या होता है, चैपबुक क्या होता है, और ब्लॉथी ब्लू क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई भी डाउट है क्या? शुड आई मूव? चलिए, इसके बाद में अब जैसे ही रिवॉल्यूशन आता है, जैसे ही सर आइडिया ऑफ फिलोसफर्स नहीं आया, बेटा फिलोसफर्स का आइडिया कुछ बताया ही नहीं मैंने, मतलब नए नए फिलोसफर्स आने लगे मार्केट के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर फिलोसफर्स के कोई आइडियोलॉजी बताई भी नहीं, फिलोसफी नहीं पढ़नी है हमारे को इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट थिंकर आने लगे मार्केट के अंदर, उनका सिर्फ नाम दे रखा है 3 थिंकर का, वो नाम पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कि वो नाम दे रखा है ओनली, ठीक है। कि डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स आने लगे और उनकी जो थिंकिंग्स थी, जो उनका जो डिफरेंट आइडिया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, वो लोगों तक पहुंचने लगा। जब ये सारी चीजें होने लगी तो कुछ राइटर्स लिखते हैं कि ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब डरो, कौन डरो? ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेरेंट्स मतलब जो डेस्पोटिक रूल कर रहे हो, जो राजा हो, तुम्हारे को डरने की जरूरत है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कपकपाना, ट्रेम्बल मतलब कपकपाना। अब तुम्हारे को डरने की जरूरत है। किसको डरने की जरूरत है? ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, चैप्टर का नाम है ये आपके बुक का, ठीक है। ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स द वर्ल्ड मतलब बोले अब मार्केट के अंदर क्या आ गया है? प्रेस आ गई है, और प्रेस के कारण जो टेरेंट्स है, टेरेंट्स मतलब जिनके पास में एब्सोल्यूट पावर है, मतलब काइंड ऑफ राजा, जो भी एरिस्टोक्रेसी क्लास है या जो भी पावर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या, उन सबको क्या करने की जरूरत है बेटा? डरने की जरूरत है। और डरने की क्यों जरूरत है? वाई दे हैव टू ट्रेम्बल? बिकॉज प्रिंट क्या लेके आ गया? प्रिंट लोगों में क्या लेके गया? रिवॉल्यूशन लेके आ गया। प्रिंट क्या कर रहा था? प्रिंट लोगों के दिमाग में इस तरह के थॉट प्रोसेस लेकर के आ रहा था कि भैया राजा से इस तरह के थॉट प्रोसेस कि भैया राजा ऐसा अलग क्या है, वो क्यों मजे मारेगा, हम ही क्यों टैक्स भरें, या राजा की कोई 4 आंखें हैं क्या, जो वो तो महल में रहेगा और हम लोग लोगों के लिए लड़ने जाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज, इस तरह के क्वेश्चंस, रीजनिंग लोगों ने क्या करना चालू कर दिया बेटा? अराइज करना चालू कर दिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो होने क्या लगा, बाय मिड 18th सेंचुरी जो कॉमन पीपल्स थे, जो आम आदमी थे ना, उन लोगों में होने क्या लगा बेटा? उनकी उनकी प्रोग्रेस होने लगी, उनकी इंटेलेक्चुअल्स आइडियाज ग्रो करने लगे, वो लोग डेवलप्ड होने लगे, वो एनलाइटमेंट आ गया, उनमें जागरूकता आ गई। और जागरूकता आने से क्या देखा गया कि भैया जो प्रिंट है ना, जो प्रिंट है वो 3 एस्पेक्ट कर सकता है, या फिर मतलब मैं बोल दूं प्रिंट या फिर बुक्स। प्रिंट का सबसे अच्छा फॉर्म क्या था? बुक्स। तो जो बुक्स है ना, वो क्या कर सकती है? बुक्स कोड चेंज द वर्ल्ड। बुक्स क्या कर सकती है? वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, पूरी पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को बदल सकती है। कौन बदल सकती है? बुक्स। और ये बुक्स किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? प्रिंट की वजह से। मतलब अल्टीमेटली प्रिंट क्या कर पाता है? प्रिंट पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। और देखो प्रिंट ही था जिस वजह से एक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, मतलब काइंड ऑफ मोनार्की को खत्म करने का अगर किसी ने रोल प्ले किया है सबसे बड़ा, तो वो कौन था बेटा? प्रिंट। प्रिंट की वजह से वो रिवॉल्यूशन क्या हो पाया बेटा? बढ़ पाया, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये सोसाइटी को लिटरेट कर सकता है, ठीक है। लिटरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब जो अनलिमिटेड पावर जो राजा एंजॉय कर रहे थे, उस पावर का जो अंत था, वो भी किस वजह से हो पाया बेटा? वो किस वजह से हो पाया? वो हो पाया ड्यू टू प्रिंट। तो जो प्रिंट था उसकी वजह से क्या होने की जरूरत थी? ट्रम्बल होने की जरूरत थी। किसको होने की जरूरत थी बेटा? टेरेंट्स मतलब वो लोग जिनके पास में एब्सोल्यूट पावर है, बहुत सारी क्या है बेटा? हाई पावर है। और उसके टाइम पर मैं आपको बताता हूं कि जो प्रिंट ही था, जिस उसकी वजह से क्या, ब्रिंग अ टाइम व्हेन रीजंस एंड इंटेलेक्ट वुड रूल, कि भैया ये टाइम आ चुका था प्रिंट की वजह से ही कि जो रीजन है, मतलब
किसी के पास कोई साइंटिफिक रीजन है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंट है, वो ही रूल करेंगे। ऐसे नहीं कि राजा के घर में पैदा हुए इसलिए रूल कर रहे हो, ठीक है, या राजा के चाचा के बेटे और राजा के मामा के बेटे इसलिए आपको पावर मिलेगी, नहीं। इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट हो आप माइंड से, आपके पास कोई रीजन है स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन रूल दी वर्ल्ड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो प्रिंट की वजह से होने क्या लगा था, बहुत सारे जो राजा वगैरह उनके अंदर क्या होने लगा था बेटा, डर पैदा होने लगा था, ठीक है। तो एक लुई सेबेस्टियन मैरियर करके एक नोवेलिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं बेटा कि बोले प्रेस एक पावरफुल इंजन है जो लोगों को क्या करता है बेटा, लोगों के जो ओपिनियन है उनको प्रोग्रेस कराता है, पब्लिक ओपिनियन को जो प्रोग्रेस कराने का काम है। सर मतलब राजा को प्रिंट से डरना पड़ता था, हाँ बेटा डरना पड़ता था, और ये बुक एनसीईआरटी इसी तरह से लिख रही है कि भैया डर जाओ क्योंकि प्रिंट आ गया है, ठीक है। तो ऐसे नोवेलिस्ट थे, जैसे इस नोवेलिस्ट का नाम है लुइस, ठीक है, जो लुई है, ये सब क्या बोलते हैं, ये लोग इस तरह का ओपिनियन डेवलप कर रहे थे जिस वजह से डेस्पोटिज्म स्वाइप हो जाए, मतलब गायब हो जाए, डेस्पोटिक पावर जो है राजा की, जो अनलिमिटेड पावर है जिसपे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता कि राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, तो भैया वो जो डेस्पोटिक पावर है ना वो राजा की क्या हो रही थी बेटा, खत्म हो रही थी, ठीक है। साथ साथ में ये क्या बोलते हैं, ये नोवेलिस्ट क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हीरो जो है, जो हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय द रीडिंग, कि बोले भैया हीरो वो लोग हैं जो बुक रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद में अपने आप को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास में अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, उनको सोसाइटी को देखने का एक नया विचार आ रहा है। तुम लोग भी तो कभी कभी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी बुक्स मतलब जैसे करियर सूत्र पढ़ा तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया करियर को, सर इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है क्या बेटा, इस चैप्टर का वेटेज पूरी हिस्ट्री का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल सा ही है, ये चैप्टर का वेटेज भी, और साथ साथ में ये आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा इवॉल्व करेगी, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि मीडिया का जो रोल है, प्रिंट का जो रोल है, वो रिवॉल्यूशन में कितना बड़ा होता है। तो कभी भी मार्क्स से ज्यादा है ना, मेरा मानना है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझा करो भाई मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी चैप्टर को पढ़ जाने से, ठीक है। मार्क्स लाके क्या कर लो बेटा, मार्क्स तो 10th क्लास पास करेगी, लेकिन लाइफ टाइम ये जो चीजें है ना, जो बेसिक है, ये जो चीजें आपको डेवलप कराई जा रही है 10th क्लास तक, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली, ठीक है। सर बेस्ट बुक है करियर सूत्रा, हाँ। तो जैसे करियर सूत्रा जैसी बुक से अगर आपने पढ़ ली है ना, मेरे थ्रू लिखी हुई है, तो मैं तो बोलूंगा, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स है जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, है ना, और भी 50 बुक है बेटा, एटॉमिक हैबिट्स, और ये सारी जो बुक्स अगर आपने पढ़ लेते हो तो आप लोग भी क्या होते हो, चेंज हो जाते हो समवेयर, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय रीडिंग, ठीक है, जो हीरोज है वो क्या करते हैं, रीडिंग से क्या हो जाते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये नोवेलिस्ट बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि अगर लोग बाग एनलाइटन हो गए, लोग बाग जागरूक हो गए, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसको बेटा, डेस्पोटिज्म को। और इस वजह से क्या है बेटा, ट्रम्बल इन द फ्रंट ऑफ वर्चुअल राइटर। तो बोले भैया आपको ये क्या कह रहा है, ये नोवेलिस्ट कह रहा है कि भैया लोगों को डरने की जरूरत है। बोले एक तरह का कैसा बुक, क्या है, एक तरह का वर्चुअल राइटर। मैं क्या हूं, बुक का असली राइटर हूं, लेकिन अगर तुम्हारे पास में मेरी बुक है तो उस तरह से तुम्हारे पास क्या है, वर्चुअल काउंसलर, मेरी बुक काउंसलिंग की है। तो ऐसे तुम मुझसे फिजिकली काउंसलिंग लो, और अगर कोई मुझसे फिजिकली काउंसलिंग नहीं लेना चाहता, मेरी करियर सूत्रा पढ़ लो, तो वो क्या है, मेरा वर्चुअल काउंसलर है। तो ऐसे ये क्या कह रहा है कि भैया जो बुक्स है ना, बुक्स वो वर्चुअल राइटर एक तरह का, मतलब ऐसा राइटर जो दिख तो नहीं रहा लेकिन लोगों के दिमाग को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो बोले भैया जो प्रिंट है उससे क्या करने की जरूरत है, ट्रम्बल करने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। किसको डरने की जरूरत है, टेरेंट्स ऑफ द सोसाइटी। किसको जरूरत है बेटा, टेरेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो प्रिंट्स है, अब देखो, अब आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि प्रिंट जो है ना, प्रिंट आपका ये प्रिंट ही था जिसकी वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो देखो ये आता है हाउ ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज इसको थोड़ा सा टेंशन दे देना। एमटीआर लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कि हाउ प्रिंट क्रिएट द सिचुएशन फॉर रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस। कि भैया प्रिंट के कारण फ्रांस में रिवॉल्यूशन किस रीजन से हुआ। तुम लोग बताओ प्रिंट की वजह से रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो देखो भैया उस टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था, कि नई मिडिल क्लास अराइज हुई थी, और वो नई मिडिल क्लास सी का सी एडुकेटेड। और वो एडुकेटेड क्यों हो पाई, क्योंकि उनके पास में बुक्स इजीली पहुंच पाई थी। और बुक्स क्यों पहुंच पाई, क्योंकि प्रिंट आया था। बात समझ में आ रही है। तो प्रिंट इज द ओनली रीजन जिसने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज कर दिया।
ठीक है, तो इसलिए प्रिंट को रिवॉल्यूशन माना जा रहा है। अब समझ में आ रही है पूरी बात कि देखो फ्रांस में लड़ाई हुई थी, फ्रांस में लड़ाई हुई थी मिडिल क्लास के चेंज हो जाने से। और मिडिल क्लास चेंज क्यों हुई थी? क्योंकि वो एजुकेटेड हो गई थी, समझदार हो गई थी, एनलाइटन हो गई थी। और अगर वो एनलाइटन होने लगी, वो रिलीजियस डिबेट करने लगी, वो इंटेलेक्चुअल बातें करने लगी, तो उससे क्या हुआ बेटा? सोसाइटी क्या हो गई बेटा? सोसाइटी गेट चेंज, सोसाइटी गेट चेंज। तो देखो प्रिंट ने क्या पॉपुलराइज किया? प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर कि भैया लोग बाग जागरूक हो गए। लोग बाग क्या हो गए बेटा? जागरूक हो गए। क्या करने लगे? वो क्रिटिसाइज करने लगे सुपरस्टिशंस को, मतलब कि जो अंधविश्वास है उस पर वो लोग डिबेट करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे कि ये सब अंधविश्वास है। ठीक है, साथ साथ में जो भी पुराना ट्रेडिशन चल रहा था जैसे चर्च की, भैया चर्च के जो भी पॉप है उनकी पूजा करनी चाहिए, इस बात को वो लोग, जो भी पुराने ट्रेडिशन थे उनको लोग बाग क्या करने लग गए? क्रिटिसाइज करने लगे। साथ साथ में डेस्पोटिक पावर, जो अनलिमिटेड पावर है राजा की, लोग बाग उसको क्रिटिसाइज करने लगे। क्यों करने लगे? लोग एनलाइटन हो गए, लोगों में समझ आ गई है कि भैया उसके पास ऐसा कुछ अलग नहीं है जो हमारे पास है, हमारे पास नहीं है, तो वो क्यों ज्यादा पावर एंजॉय करेगा, वो क्यों मजे मारेगा। हम लोग तो काम करेंगे और पैसे कमाएंगे और वो बैठ करके मौज उड़ाएगा, क्यों? वो उसमें ऐसा क्या अलग है? तो लोगों को जो डेस्पोटिक पावर है और साथ साथ में जो सैक्रेड चर्च, मतलब जो हॉली प्लेस चर्च है, लोगों ने उसके बारे में क्या? पोप मींस, पोप मतलब चर्च में काम करने वाले पंडित। ठीक है, तो जो सैक्रेड चर्च के जो मेंबर, जो सैक्रेड चर्च जो रिलीजियस प्लेस है, लोगों ने उसके बारे में क्या करना चालू कर दिया बेटा? लोगों ने उसके बारे में, उसकी अथॉरिटी के बारे में क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, क्वेश्चंस करने चालू कर दिया। तो आपको बात समझ में आ रही है? इसके कारण हुआ क्या बेटा? नया कल्चर चालू हुआ, किसका बेटा? डायलॉग और डिबेट का। ये लोगों ने डायलॉग्स मारने चालू करे, डिबेट करने चालू करे, रिलीजियस चीजों पर, सोशल स्ट्रक्चर की चीजों पर लोगों के क्या चालू हो गए बेटा? लोगों के चालू होते हैं बेटा डिबेट। और इसके वजह से जो लिटरेचर है, क्रिटिसाइज द मॉरलिटी। ठीक है, और जो भी मोरल रीजंस थे, जो भी उस टाइम पर कि भैया करना चाहिए, हमारे को धर्म को मानना चाहिए, ये भगवान की पूजा करते हैं पंडित लोग हैं या फिर पोप लोग, इनकी इनको इनको सम्मान देना चाहिए, इस सारी चीजों पे लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। भाई क्यों करेंगे, हम भी तो पूजा करते हैं, ये क्या अलग कर लेते हैं? इस तरह की चीजें लोगों के अंदर चालू हुई, रिलीजियस डिबेट होने लगे। क्या होने लगे बेटा? रिलीजियस डिबेट। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है कि प्रिंट ने कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बैकग्राउंड बनाना चालू किया? तो देखो एक बार इसको रीड कर लो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। तो आपको मैं बताता हूं 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी मतलब अप्रॉक्स 1800, आपको पता है ना 1800 के अंदर ही आप लोगों का ऑलमोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी चीजें चालू हुई। कल्चर वाला बी पॉइंट बेटा, न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग, मतलब लोगों ने डायलॉग और डिबेट चालू करे। जब डिबेट चालू करे तो राजा की अथॉरिटी पे लोगों ने डिबेट करना चालू किया, और डिबेट करना चालू किया तो अल्टीमेटली लोगों को समझ में आने लगा, अच्छा बोले यार ये कह तो सही रहा है। जैसे मान लो मेरे को एक चीज पता चली और मैंने आकर के लोगों से डिबेट करना चालू किया रिटन फॉर्म के अंदर कि भैया राजा के पास ऐसा क्या है कि वो महल में रहेगा और हम सड़कों पर रहेंगे। लोग सोचेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है। या फिर तुम ऐसा सोचोगे कि सर वो टॉपर के पास ऐसा क्या दिमाग है जो हमारे पास नहीं है कि हम टॉपर नहीं बन सकते। बोले भैया उसको विनय सर पढ़ा रहे थे, तुम्हें भी पढ़ा देंगे। बोले यस और नो, समझ आया है? चलो ऐसे मस्ती की बात है। तो मतलब काइंड ऑफ लोगों के पास डिबेट की वजह से है ना, लोगों का दिमाग खुलने लगा। डिबेट की वजह से क्या होने लगा बेटा? दिमाग खुलने लगा। क्या मजा आ रहा है क्या लेक्चर के अंदर? लेक्चर शॉर्ट लग रहा है? ये इतने बड़े बड़े चैप्टर हिस्ट्री की मैंने बहुत कोशिश करी एकदम क्रिस्प बना करके ला दूं आप लोग को, ऐसे परोस के दे दूं, ऐसे एकदम एकदम बहुत प्रीमियम रेंज में मैंने कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्या आप लोग पसंद कर रहे हो कंटेंट को? अच्छा लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आओ, अब आता है 19th सेंचुरी का टाइम, मतलब 1800 में। तो 1800 में तीन तीन जनों के बारे में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बताती है कि चिल्ड्रंस के लिए किस तरह की बुक्स छप रही थी, वर्कर्स के लिए और वुमेन्स के लिए। ठीक है, वर्कर के लिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता रखी है, मतलब इन तीनों जनों के लिए, वर्कर के लिए मैं बताऊंगा अभी आगे। इन तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होने चालू होती है बेटा? बुक्स छपना चालू होती है। चलो आओ, तो अब आता क्या है बेटा 19th सेंचुरी में मास लिटरेचर, मास लिटरेसी होती है यूरोप के अंदर। और यूरोप में मास लिटरेसी होने का जो रीजन है, यूरोप में मास लिटरेसी होने का जो रीजन है, उसका रीजन है कि भैया बच्चों के लिए बुक्स बनना चालू करिए। होने क्या लगा बेटा? चिल्ड्रंस के लिए बुक छपने लगी। चिल्ड्रंस के लिए बुक छपने का मतलब
अब बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे क्या पढ़ने लगे बेटा, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर कि भैया हर बच्चे को स्कूल में पढ़ना जरूरी है। साथ साथ में स्कूल की बुक्स को प्रोडक्शन करना चालू किया, प्रोडक्शन ऑफ द स्कूल टेक्स्ट बुक, प्रोडक्शन ऑफ द स्कूल टेक्स्ट बुक। साथ साथ में फ्रांस के अंदर बच्चों के लिए कहानियां लिखने लगे, है ना, परियों की कहानियां, फेयरी टेल्स, मतलब जहां पे एकदम ऐसे सपनों वाली बातें हो। 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर बच्चों के लिए कहानियों की बुक्स लिखना चालू किया। मैंने आप लोग को बताया भी था ना फ्रांस में कलेक्टिव फीलिंग कैसे क्रिएट की गई थी, हाइम्स लिख करके, सॉन्ग लिख के। अब भाई लिख तो दिया तो लिख के लोगों में कैसे फैलेगा, प्रिंट के थ्रू ही तो फैलेगा। याद है ना आप लोग को चैप्टर। तो भैया जो फ्रांस के अंदर लोगों ने फेयरी टेल्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स, ये सब लिख करके पब्लिश करे, ठीक है। और एक बात और, अगर जो भी बातें बच्चों के लिए अश्लील थी ना, अश्लील समझते हो ना, गंदी वाली, वो कोई भी बातें बच्चों के लिए छापी नहीं गई। ये बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा गया है। एनीथिंग विच इज नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रंस वाज नॉट पब्लिश। जो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं था उसे पब्लिश नहीं किया गया। सर इंडिया में भी करना चाहिए था एजुकेशन को कंपलसरी। बेटा इंडिया में भी एजुकेशन कंपलसरी है अब तो, ठीक है। उस टाइम पर नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर, तो वो लोग तो चाहते ही नहीं थे हम पढ़े। वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से हमारे को पढ़ाना चाहते थे, उतना जितने में उनकी जरूरत पूरी हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं वर्कर्स के लिए आप लोग को अगले सेशन में बताऊंगा। पहले समझते हैं वुमेन्स की क्या हालत थी। तो बेटा वुमेन्स ने भी अब क्या करना चालू किया था। जैसे 3 वुमेन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कि जेने ऑस्टिन, जॉर्जिया एलॉयट और द ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ये लोग अब जो महिलाएं पहले जो सब रीडर्स थी, जो रीड करने का काम कर रही थी, अब जो इंपॉर्टेंट रीडर है वो क्या बनने लगी है बेटा, राइटर बनने लगी है। महिलाएं भी लिखने लगी, ठीक है। तो अब महिलाओं की जो कंडीशन है वो सिर्फ सिर्फ घर का काम करने तक नहीं है, अब महिलाएं पढ़ने लगी। महिलाएं क्या होने लगी बेटा, हाँ, फॉर पुअर फ्री भी करना चाहिए था, अब कर दिया है बेटा। उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत तो फ्री था, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जर्मनी के जो ग्रिम ब्रदर्स थे, इन लोगों ने ट्रेडिशनल स्टोरीज, जो भी पुरानी जर्मनी की स्टोरीज थी, इनको लिखना चालू किया था, फॉल्कलेयर को कंपाइल किया था। मैंने आपको बताया था ना, जर्मनी के अंदर तो जर्मनी का जो कल्चर था, ठीक है, जो दास वॉल्क था, ठीक है, वो जर्मनी का जो कल्चर है, वो कल्चर किसके थ्रू लोगों में जगाया गया था, वो जगाया ही गया था प्रिंट के थ्रू, ठीक है। लोगों को अवेयर कराया गया था अबाउट देयर कल्चर। और वो कब पॉसिबल हो पाया, जब वहां पे क्या था बेटा, प्रिंट। तो समझ में आ रहा है प्रिंट कैसे बैकग्राउंड बना रहा था हिस्ट्री के अंदर। तो कैसे कैसे सोसाइटी चेंज होगी, बोलो यस और नो। कौन कौन है अब जो इस चैप्टर से कनेक्ट कर पा रहा है। फॉल्कलेयर बेटा, फॉल्कलेयर मतलब लोक कथाएं, लोक कहानियां, ठीक है। अब आओ, तो अब देखो, अभी तो एक एक चीज तो आप लोगों ने देखी कि नया रीडिंग मैनिया जनरेट होता, मतलब नई रीडिंग पॉपुलेशन जनरेट होती। साथ साथ में उस टाइम पर बहुत सारी लाइब्रेरीज भी लैंड हो रही थी, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी सेटअप हो रही थी पूरे यूरोप के अंदर। अगर मैं यूरोप में आपको बताऊं 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में क्या होने लगी बेटा, लाइब्रेरी सेट होने लगी। और लाइब्रेरीज में, अभी मैंने आप लोग को बोला था ना वर्कर वाला सेशन, कि वर्कर के बारे में अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं वर्कर के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो वर्कर्स थे, जो व्हाइट कॉलर जॉब करते थे, व्हाइट कॉलर जॉब करने का मतलब जो थोड़ी हायर हायरार्की में थे, जो बड़े पदवे पर थे, इन लोगों ने क्या चालू किया बेटा, पढ़ना चालू करा। कहां जाकर पढ़ना चालू करा, ये लोग अब लाइब्रेरी में जाकर के बैठ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये लोग लाइब्रेरीज में जाकर के बैठ रहे हैं। वर्कर्स, आर्टिशियंस वगैरह, अब उन लोगों ने थोड़ा वर्किंग टाइम कम कर दिया, वो जॉब पे थोड़ी देर कम जाते हैं, लेकिन साथ साथ में जॉब से, ऑफिस से आते आते वो लाइब्रेरी में बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोग स्कूल से घर पे आते टाइम कि बोले मम्मी थोड़ी देर गेम खेल करके आऊंगा ना, गेम जोन बैठ जाते हो कंप्यूटर पर, वो ना फ्री फायर खेलने के लिए रास्ते में गेम्स वाले कैफे बने हुए हैं। तो होता क्या है बेटा, वर्कर और आर्टिस्ट वगैरह क्या करने लगे बेटा, स्कूल में जाने लगे, लाइब्रेरी में जाने लगे, स्कूल में नहीं सॉरी लाइब्रेरी में जाने लगे। लोअर मिडिल क्लास के लोग बाग भी क्या होने लगे बेटा, लाइब्रेरीज में बैठने लगे। मतलब हर जगह लाइब्रेरी सेटअप होने लगी, जहां पर बुक्स थी, लोग बाग लेकर के बुक्स को पढ़ने लगे। मतलब अब जो जो बुक पढ़ने का ट्रेंड है ना, वो क्या हो रहा है बेटा, बुक पढ़ने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है लोगों के लिए। लेजर एक्टिविटी बन रहा है क्या बेटा,
बुक पढ़ना। तो वर्किंग आवर्स जो है वो रिड्यूस हुए। नाउ वर्कर हैड अ टाइम फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। वो खुद का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करने लग रहे हैं, साथ साथ खुद के डेवलपमेंट के लिए अब उन्होंने पढ़ना चालू किया है। ठीक है, तो अब चीजें क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है धीरे धीरे। और अब ये जो चीज है वो और ज्यादा डेवलप हो पाती है जब प्रेस का डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाता है। सर आप बहुत सही पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो गौरव होता क्या है बेटा इसके बाद में चीजें चालू होती हैं, और चीजें चालू होने के साथ साथ में बुक राइटिंग भी करते थे क्या बेटा? बुक राइटिंग नहीं, पहले पढ़ने लगे, हाँ धीरे धीरे यही राइटर्स बन जाएंगे आगे जाके। ठीक है, अब जो टाइम आ रहा है, इस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो और डेवलप हो गई। ठीक है, अभी तक तो इतने, तो देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, जो एक रिचर्ड होएन ऑफ न्यूयॉर्क जो थे, ठीक है, 18th सेंचुरी में इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप कर दी थी। अब ये ना एक, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल प्रेस है ये 8000 शीट को छाप सकती थी। कितनी शीट्स को छाप सकती थी बेटा? 8000। तो भैया 8000 के अराउंड जो शीट्स है ना वो छाप देती थी। तो देखो पहले एक बार पढ़ लो बेटा, बाद में बाकी शायरियां पढ़ लेंगे। तो जो सिलेंड्रिकल प्रेस है ना वो डेवलप होने लगी न्यूयॉर्क के अंदर। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि ऑफसेट प्रिंटिंग भी डेवलप हुई इस टाइम पर 19th सेंचुरी में। कब डेवलप हुई है बेटा? लेट 19th सेंचुरी, मतलब समथिंग 1800 के अराउंड में, 1800 में भी लेट में, मतलब तो 1800 में जब हुआ ऑफसेट प्रिंटिंग, जब डेवलप हुई तो वो 6 कलर में होने लगी, मतलब 6 कलर में। मतलब अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी, अब कलरफुल बुक्स आने लगी है मार्केट के अंदर। साथ साथ में हुआ क्या बेटा, 20th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रेस भी डेवलप हो गई थी, मतलब जिसके अंदर अभी तक तो ये सारी प्रेसेस कैसी थी, मैनुअल, जिसके अंदर लोगों को लगना पड़ रहा था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रेस आ गई है मार्केट के अंदर। और इन सारी चीजों की वजह से ये जो मेथड्स जो थे, और साथ साथ में जो पेपर फीडिंग मेथड था, मतलब जो पेपर लगाने का तरीका था, वो भी इंप्रूव हो गया। अब मशीन पेपर अपने आप ले रही है। आज तो तुम जो प्रिंटर देखते हो उसके अंदर तुम पेपर का बंडल लगाते हो, वो खुद ही पेपर लेता है, खुद ही छापता है, सब कुछ काम खुद हो जाता है। पहले लोगों को मैनुअली ऐसे करके ऐसे छापना पड़ता था, ऐसे ना कि कोई ब्लॉक है उसको रखा नीचे, पेपर को लगाया, ऐसे करके थप्पा मारना पड़ता था। अब चीजें थोड़ी ऑटोमेटेड पे हो रही है। जब ये चीजें प्रेस का डेवलपमेंट और होने लगा, तो अब जनरल सी बात है, जब प्रेस का डेवलपमेंट थोड़ा हुआ था तभी इतना चेंज हुआ था। जब प्रेस का डेवलपमेंट और हो जाएगा तब तो चीजें और रिवॉल्यूशनरीज होंगी। तो जैसे प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो प्रिंटर्स और पब्लिशर्स थे उन्होंने नई नई स्ट्रेटेजीज लगाना चालू किया बुक्स बेचने के लिए। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लगाना चालू किया, उन लोगों ने सुंदर सुंदर उस पे फोटोज बना दिए, भगवान से जोड़ दिया उन लोगों को। ठीक है, और जैसे कि जो इस बुक को पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाना चालू किया। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज से क्या करना चालू करा बेटा, बुक्स को बेचना चालू किया। नए नए तरह से राइटिंग्स ऑफ नोवेल लिखना चालू किया। आपको मैं बता देता हूं, यही टाइम था जब जब लोग बाग ऐसे प्यार भरी कहानियां, ठीक है, ऐसे रोमांस वाली जो कहानियां लिखने लगे ताकि लोग बाग पढ़ना चालू करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें क्या होने लगी बेटा, डेवलप होने लगी। और 1920 में क्या हुआ इंग्लैंड के अंदर, 1920 में अभी मैंने बताया था ना कि बहुत सस्ती सस्ती बुक्स डेवलप होने लगी, चीप बुक्स आने लगी मार्केट में। क्या आने लगी बेटा? चीप बुक। और इसको आने के पीछे का रीजन भी क्या था, सस्ती बुक्स मार्केट में क्यों आ रही थी? सस्ती बुक्स मार्केट में आ रही थी ताकि उसको हर लोग अफोर्ड कर पाए। और मैं आपको बताता हूं, इसी टाइम पर ये जो पब्लिशर्स थे ना, इन लोगों ने बुक्स के कवर इंट्रोड्यूस करे। कि आज आप लोग देखते हो जो महंगी बुक्स होती है उन पे कवर चढ़ा हुआ होता है, तो उन्होंने बोला डस्ट से बचाने के लिए बुक्स को कवर कर दो, है ना। तो उन्होंने बुक्स के कवर, बुक्स की शेल डेवलप करना चालू किया, डस्ट कवर के नाम से बुक्स के कवर देने लगे कि बुक के ऊपर एक कवर चढ़ा के रखो ताकि उसमें डस्ट ना चढ़े। ये क्या लगा रहे थे लोग? स्ट्रेटेजी लगा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बुक्स बिके। और साथ साथ में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम आया था, जब मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो बुक्स को इतना सस्ता कर दिया था ये पब्लिशर्स ने ताकि हर जना बुक को खरीद पाए, अफोर्ड कर पाए, और बुक का प्रोडक्शन कम ना हो। ठीक है, तो बुक्स को और सस्ता किया गया। तो मतलब पूरा फोकस लगाया जा रहा था कि बुक्स को जितना सस्ता बनाया जा सकता है बनाओ, ताकि लोग बाग उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, जैसे ये वैसी सी बात है जैसे आज से कई साल पहले फोन करना बड़ी बात थी। ठीक है, मैंने वो टाइम देखा है जिस टाइम पर अगर 1 मिनट बात कर ली जाती थी तो 20 रुपए लग जाते थे। ठीक है, या फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम आया था कि 1 रुपए के अंदर 1 मिनट बात होती थी। आज बात करने के पैसे ही नहीं लगते, है ना।
आज बात फ्री हो जाती, सिर्फ नेट के पैसे लगते। तो कितना टाइम इवॉल्व हो गया है ना धीरे धीरे। आज कितनी भी देर बात करो, मतलब हम लोगों ने वो टाइम देखा हुआ है जब 50 रुपए का रिचार्ज कराते थे तो 50 रुपए में 60 मिनट बात करने को मिलती थी। लेकिन एक जियो ने आकर के मार्केट में रिवॉल्यूशन कर दिया पूरी तरह से। तो ऐसे प्रिंट में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ बेटा, रिवॉल्यूशन। तो अब ये एस्पेक्ट था अभी तक का। देखो मैंने आप लोगों को यहां पे पढ़ाया था कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट पढ़ चुके। स्प्रेड ऑफ प्रिंट इन यूरोप, कि यूरोप में कैसे पहुंचा, डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रिंट का रिवॉल्यूशन कैसे है और प्रिंट से इंपैक्ट क्या आया। तो ये 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, स्प्रेड ऑफ प्रिंट टू द इंडिया, कि इंडिया में प्रिंट कैसे पहुंचा और इंडिया में प्रिंट का क्या इंपैक्ट होता है। तो अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, इंडिया के एस्पेक्ट में किसको पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम लोग इंडिया के एस्पेक्ट में प्रिंट को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं बेटा, इंडिया के एस्पेक्ट में प्रिंट को। तो देखो डिट्टो सेम चीज कॉपी पेस्ट होगी, जो चीज यूरोप में हुई थी वही चीज इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया में कोई नई चीज नहीं होने वाली है। आती है, अच्छा चलो आती है तो देखूंगा, शायद याद आ जाए तुम्हारे बोर्ड से पहले पहले तो पक्का डाल दूंगा। ठीक है चलो, अब इंडिया में कैसे स्प्रेड होने लगा, इंडिया के अंदर कैसे पहुंचता है प्रिंट रिवॉल्यूशन, और प्रिंट रिवॉल्यूशन से इंडिया में क्या क्या चीजें होती है इसको पढ़ते हैं। पहले बताओ एशिया का पूरा समझ में आ गया, प्रिंट का डेवलपमेंट पूरा समझ में आ गया क्या, ये सबको क्लियर है, यस और नो, फटाफट कमेंट्स करके बताओ। इंडिया, अब देखो अब चलो मेरे को समझ में आ गया, तुम्हारे को कोई डाउट नहीं है, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। बेटा इंडिया के अंदर प्रिंट कैसे पहुंचता और इंडिया का प्रिंट का पुराना स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेटा इंडिया के अंदर भी मैन्युस्क्रिप्ट चल रही थी। ठीक है, हाथ से किताबें लिखी जा रही थी, राइटर हुआ करते थे, हर लोगों के पास में नहीं होती थी लिखने की कला, ना हर लोगों के पास में बुक्स हुआ करती थी। जनरली या तो राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी या फिर टेम्पल्स में, जो अमीर टेम्पल्स होते थे उनके पास में बुक्स का एक्सेस हुआ करता था। ठीक है, तो आरुष जी होता क्या था बेटा, बिफोर प्रिंट इंडिया में भी हैंड राइटन बुक्स लिखी जाती थी। जनरली कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब अपनी लोकल भाषा की बुक्स भी लिखी जाती थी। और लिखी कैसे जाती थी बेटा, हाथ से। लेकिन जैसे प्रिंट इंडिया के अंदर आया तो प्रिंट क्या लेके आया, बहुत सारे चेंजेस लेके आया, और उससे क्या हुई, इंडिया के अंदर बुक्स आने लगी जो कि छपी हुई थी। अब देखो जो इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट छापी जा रही थी उसके फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, ये आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो जनरली जो इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट छापी जाती थी वो पाम लीव पर, मतलब पत्ते पे लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी बेटा, पेड़ के पत्ते पे, मतलब हैंडमेड पेपर होता था वो, पाम लीव के ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, और उसके जो पेपर्स है उनको बहुत सुंदर से डिजाइन किया जाता है, जैसा यूरोप में किया जाता था, बॉर्डर बनाई जाती थी, वही सेम टू सेम चीज इंडिया में भी होती थी। ठीक है, तो बहुत सुंदर से उसको ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड किया जाता था। और साथ में जो मनुस्क्रिप्ट है खराब ना हो तो इसके लिए क्या करते थे बेटा, जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर भी वुड का कवर लगा देते थे, नीचे भी, जैसे आज आप बुक का कवर लगाते हो ना, ऐसे क्या करते थे, लकड़ी का कवर लगा देते थे, एक ऊपर लकड़ी का टुकड़ा, नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा और बीच के अंदर पेपर, ताकि वो बुक खराब ना हो। सर आज भी साउथ में कई जगह पर पत्तों पर लिखते हैं ना, हाँ बिल्कुल आज भी साउथ में लिखते हैं। ठीक है, अगर आप नाड़ी करके एक विद्या होती है जिसके अंदर लोग बाग फ्यूचर बताते हैं, तो नाड़ी जो है ना वो ऐसे लकड़ी होती है और अंदर उसपे पत्तों पे लिखा हुआ है और उसको ऐसे लकड़ी में से फोल्ड करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो पत्ते। साउथ के अंदर तो बहुत देखने को मिलेगी आपको लकड़ी वाली ये बुक्स। ठीक है, तो बुक्स के ऊपर लकड़ी के कवर चढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो प्रेस बिटवीन द वुडन टू कवर प्रिजर्व। तो अब मनुस्क्रिप्ट की प्रॉब्लम क्या थी, तो मनुस्क्रिप्ट की प्रॉब्लम क्या थी बेटा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, फ्रेजाइल होती थी, मतलब फट जाती थी, खराब बहुत जल्दी हो जाती थी, और साथ साथ में इनको आसानी से पढ़ा भी नहीं जाता था। अब आसानी से पढ़ा क्यों नहीं जाता था, क्योंकि अलग अलग राइटिंग में लिखी हुई होती थी। हैंड रिटन है तो सबकी राइटिंग अलग अलग है, तो सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता था, तो समझना थोड़ा क्या होता था बेटा, मुश्किल होता था। तो अगर आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, तो क्या आप लोग लिख सकते हो यस और नो, बोलो जल्दी से। अब जैसे इंडिया के अंदर प्रिंट आता है, अब मैं आपको बताता हूं इंडिया के अंदर प्रिंट किसके थ्रू आता है, तो इंडिया के अंदर बेटा
पोर्टुगीज जो कि यूरोप के है ना, वो पहली बार पोर्टुगीज मिशनरी गोवा के अंदर मशीन लेकर के आते हैं इंडिया में। पोर्टुगीज मिशनरी जिनका काम था क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ठीक है, इनका पूरा फोकस था कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे। तो ये लोग जो है ना गोवा के अंदर मशीन लेके आते हैं। तो जीसस प्रीस्ट कौन होते हैं? जीसस के पुजारी, ठीक है, ऐसे लोग जो जीसस की पूजा करते हैं, ठीक है। जो जीसस प्रीस्ट होते हैं ना, वो 1674 के अंदर इंडिया के अंदर प्रिंटिंग मशीन लेकर के आते हैं और वो कोंकणी और कनारा लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, बुक छापते हैं। ये डेटा है, आपको रटना है इस डेटा को, ठीक है। इसके बाद में कैथोलिक प्रिस्ट हैं, वो लोग भी कुछ बुक छापते हैं। पहली तमिल बुक छापी जाती है 1579 के अंदर कोचीन के अंदर, और दूसरी मलयालम के अंदर जो पहली बुक छापी जाती है वो कब छापी जाती है? 1713 में। ये भी फैक्ट है, आपको रट्टा मारना है, ठीक है। और डच जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, जो डच वाले लोग वाग होते हैं, प्रोटेस्टेंट मतलब जो चर्च के फॉलोवर, ये लोग 1710 के अंदर 32 तमिल बुक्स को लिख देते हैं। तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं वो कौन लेके आते हैं? पोर्टुगीज मिशनरीज के थ्रू इंडिया के अंदर क्या आती है बेटा? प्रिंटिंग प्रेस आती है। और कहां पे आती है? गोवा के अंदर। अब देखो इंडिया के अंदर जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने लगी, तो आप लोग को बताता हूं इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का क्या बैकग्राउंड चल रहा है। अब देखो ये बात बताई जा रही है 1780 की। 1780 में एक पेपर छापा जाता है जिसका नाम है बंगाल गैजेट। क्या नाम है बेटा? बंगाल गैजेट। क्या नाम है बेटा इसका? बंगाल गैजेट। देखो, हाँ, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस तो 1674 में आई थी, तो 1579 में बुक कैसे प्रिंट कर दी? अरे भैया, वो प्रिंटिंग प्रेस जो आप मैकेनिकल वाली बात कर रहे हो उसकी नहीं, मतलब ऑलिव प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो आ ही चुकी थी ना। तो ये यहां पर जो बात हो रही है ना, ये जो 1579 वाली जो तमिल बुक है, ये तो हैंड रिटन है। ये प्रिंटिंग प्रेस से थोड़ी लिखी गई है, ये तो हैंड रिटन वाली है। ये तो मशीन वाली बात हो रही है। ये हैंड रिटन तमिल बुक की बात बताई जा रही है। फैक्ट है कि जो हैंड रिटन बुक है इंडिया में, पहली तमिल हैंड रिटन बुक वो 1579 में कोचीन में लिखी गई, ठीक है। ये हैंड रिटन बुक की बात बताई जा रही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल गैजेट करके एक पेपर था, ठीक है, 1780 में कैलकाटा में स्टार्ट होता है एक पेपर जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था। कैसा पेपर था बेटा? पहला इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। ये किसी के भी फेवर में नहीं लिखा जाता। इसको लिखने वाले नाम थे जेम्स अगस्तक। इसका नाम क्या था बेटा? जेम्स अगस्तक हिके है ये आदमी। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट कहां पर लेकर के आता है? कलकत्ता में लॉन्च करता है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ चुके थे, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था। तो ये क्यों पब्लिश करा जाता था इस न्यूज़पेपर को? क्या लिखता था इस न्यूज़पेपर में? एक तो ये एडवर्टीजमेंट डालता था, किससे रिलेटेड? इंपोर्ट से रिलेटेड और सेल्स ऑफ स्लेव, कि कहां कहां पर दासों को बेचा जा रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, इससे रिलेटेड चीजें कौन डालता था बेटा? जेम्स अगस्तक लिखता था अपने न्यूज़पेपर के अंदर, बंगाल गैजेट के अंदर, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और ये बहुत सारी गॉसिप्स लिखता था कंपनी की, कि भैया कंपनी में कौन से जो जनरल है उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन से जनरल ने आज किससे लड़ाई कर ली। वो गॉसिप जो होती थी ना कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो गॉसिप इसके अंदर छापता था। और ये साथ साथ ये भी छाप देता था उस न्यूज़पेपर में कि भैया ये जो गोरे लोग हैं ना, ये क्या करना चाहते हैं इंडिया के साथ, ये इंडिया का फायदा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, ये इंडिया के अगेंस्ट में कौन कौन सी पॉलिसी बना रही है, ऐसी छाप देता था। आपको बताता हूं, तो ये जेम्स अगस्तक को बाद में इन लोगों ने परसिक्यूटेड कर दिया था, मतलब फांसी पे टांग दिया था, इसको फांसी दे दी थी, ठीक है, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट में लिखता था। और ये अगेंस्ट में लिखता था ना, तो इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया के अंदर ऐसे न्यूज़पेपर चालू किए थे जो कि उनकी तारीफ करे, क्योंकि ये तो तारीफ करता नहीं था, ये तो ऐसे कभी कभी बुराई कर देता था। और कुछ टाइम पर, तो कुछ टाइम बाद में इसकी बुराइयों की वजह से, कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में बुराई करता था, तो इसके जुर्म में इसको क्या कर दिया गया बेटा? परसिक्यूटेड कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आओ। तो रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बेटा डिबेट अराउंड द रिलीजियस इश्यूज, कि बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज के रिगार्डिंग डिबेट होने लगे। तो दो तरह के लोग बाग थे, एक तो वो लोग जो रिफॉर्म चाहते थे रिलीजन के अंदर, और एक वो लोग जो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो लोग बोलते थे नहीं जो रिलीजन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, कट्टरवादी लोग है ना, पुरानी सोच के लोग। तो हो क्या रहा था बेटा, प्रिंट की वजह से बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस को क्या करना चालू किया बेटा? क्रिटिसाइज करना चालू किया,
कि जैसे क्रिटिसाइज कैसा कि भैया जो पंडित लोग हैं ना ये बहुत सारे एट्रोसिटीज करते थे, कि जैसे मान लो कि पंडित जी कोई जा रहा है तो उसके अगर कोई टच हो गया तो, या पंडित जी को राइट है, पंडित जी क्या करेंगे, मांग के खाएंगे ना, पंडित जी को सबको अपने हिस्से में से कुछ पैसा देना पड़ेगा। कल एसएसटी का प्री बोर्ड है सर। हाँ तो बेटा विश यू सक्सेस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। हिस्ट्री के जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं वो यहां से रिवाइज कर लेना। चलो आओ, तो इंडिया के अंदर भी जैसे ऐसे डिबेट होने लगे रिलीजियस में, तो कुछ लोग तो जो थे पंजाब से, ओके, कुछ लोग तो क्रिटिसाइज कर रहे थे इस चीज को, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, तो देखो बहुत सारे रिलीजियस जो चीजें उनको क्रिटिसाइज करने लगे, जैसे कि ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, कि भैया जो पंडित बनेगा वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, ऐसा क्यों भाई, जो पूजा करेगा वो सब ब्राह्मण नहीं करेगा, व्हाई इट इज, ठीक है। और बहुत सारी जैसे आइडल्टरी मतलब मूर्ति पूजा, तो कुछ लोग जो थे लोग बाग अब बातें करने लगे भी मूर्तियों की पूजा करने से क्या है, मूर्ति को भोग लगाने से क्या होगा, पत्थर को खाना खिलाने से या पत्थर को माला पहनाने से क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज आने लगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है बेटा, इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन आती है कि विडो इमोलेशन मतलब सती प्रथा जैसी चीजें, तो इस पर लोगों के रिलीजियस जो बिलीफ थे इस पर सवाल उठने लगे कि भैया क्या रीजन है भाई, क्यों होनी चाहिए सती प्रथा, क्यों क्यों महिलाओं को जो विडो हो गई उसको मरना क्यों चाहिए, उसको बलिदान क्यों करना है। साथ साथ में मोनोथिज्म मतलब कि एक ही ईश्वर है, ऐसी ऐसी भावनाओं पर कि बोले डिफरेंट अपने हिंदू रिलीजन में क्या चल रहा था, बहुत सारे भगवान को मानते थे, तो बोले भैया मोनोथिज्म वाली प्रैक्टिस। तो इस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस पर लोगों के क्या चालू हुए बेटा, डिबेट चालू हुए। और इस डिबेट को, ये जो डिबेट था उसको प्रिंट ने बहुत ज्यादा पब्लिक कर दिया। लोग बाग अब जो रिलीजियस डिबेट है उनको क्या होने लग गए बेटा, पढ़ने लग गए। तो दो तरह की चीजें, एक वो लोग जो रिलीजियस रिफॉर्म चाह रहे हैं, एक वो लोग जो चाहते हैं कि जो पुरानी चीजें उनको बना रहने दो, पुराने स्ट्रक्चर से कोई छेड़खानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिलीजियस चीजों पे सवाल उठाने लगे, ठीक है। जैसे आज आप लोग देखते हो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बाबा होते हैं, उनको एक्सपोज कर दिया जाता है। तो जो मीडिया है वो आज के टाइम कैसा रोल प्ले करता है ना, सोशल मीडिया, कि कोई बाबा अगर गलत प्रैक्टिस करे तुरंत लोग उसका वीडियो बना के उसको एक्सपोज कर देते हैं ना, उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। तो सेम चीज उस टाइम पर प्रिंट ने किया है ना। तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हो क्योंकि आप लोगों ने एक प्रिंट को ऑलरेडी इवॉल्व होते एक मीडिया को ऑलरेडी इवॉल्व होते हुए देखा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो सोशल मीडिया के क्या फायदे और क्या नुकसान। तो बंगाल के अंदर बेटा बैटल ग्राउंड जैसा था, जैसे राजा राम मोहन राय एक रिवॉल्यूशनरी थे हमारे यहाँ पे, जिन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारी चीजें बोली। ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जिनका कोई सर पैर नहीं था ना, इन्होंने उसके विरोध में बहुत कुछ बोला। तो इनका एक काइंड ऑफ टेक्स्ट आया करता जिसका नाम था संबंध कुमादी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जो राजा राममोहन राय है, जिन्होंने कौन सा लिखा था बेटा, स्वामी ओम एंड आश्रम। हाँ बहुत सारे ऐसे हैं बाबा जी, है ना। तो संबंध कुमादी जो थे उसके अंदर ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट में लिखते थे। तो जो अपने यहाँ पे सोसाइटी के जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, जो बोलते थे कि नहीं जो बोल रहा है गलत है, उन लोगों ने कैसी चीजें लिखना चालू किया, उन लोगों ने लिखना चालू किया समाचार चंद्रिका। उन्होंने क्या निकाली बेटा, समाचार चंद्रिका, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। और बहुत सारे गुजराती न्यूज़पेपर जैसे जिसका नाम था बॉम्बे समाचार, ठीक है। साथ साथ में पर्शियन न्यूज़पेपर जो शमसुल अखर और जमाए जहान नवा, ठीक है, इस तरह के न्यूज़पेपर 1822 में क्या होने लगे, इंडिया के अंदर आउट होने लगे, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर भी न्यूज़पेपर्स का ट्रेंड आ रहा है, इंडिया के अंदर भी लोग बाग रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, रिलीजियस से रिलेटेड चीजें प्रोपोगेट करी जा रही है थ्रू द हेल्प ऑफ सर ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव एक ही होते हैं क्या, हाँ काइंड ऑफ। ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी सोच को रखते हैं और कंजर्वेटिव वही जो पुरानी सोच को बचाए रखना चाहते हैं, ठीक है। सर इनका नाम थोड़ी याद करना है, नहीं इनका नाम याद, ये राजा राममोहन रॉय का याद रखना है और हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने समाचार चंद्रिका निकाला था ये याद रखना है, ये काम का है। वैसे क्या क्या होता है, कभी कभी ऐसा टिपिकल पेपर सेट करना चाहता है ना, तो जैसे जमाए जहान नवा, ये क्या है, न्यूज़पेपर है क्या है, इस तरह के एमसीक्यू दे देते हैं। बट वो फैक्चुअल है बहुत ज्यादा, तो याद हो तो कर लो। अगर आपको ऐसा 100 आउट ऑफ 100 ही लाने तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो तो रख लो। मैंने लिखाया है तो अब समझ जाओ कुछ रीजन होगा।
कोई चांसेस होते हैं ना तभी मैं लिखता हूं। किसी भी चीज का आने का अगर थोड़ा भी चांसेस है तो ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, अदरवाइज मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, आओ अब मैं बात करता हूं मुस्लिम्स में। देखो दोनों के अंदर अलग अलग चीजें हुई थी। हिंदू का रिलीजियस जो प्रिंट था उसको लेकर के डर अलग था, और मुस्लिम्स का डर क्या था बेटा, एकदम अलग था। तो मुस्लिम में उलेमास एनेक्शियस करके इन लोगों ने टेक्स्ट निकालना चालू किया था, जिसके बारे में अबाउट द कॉलेप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, जो ये बताता था कि मुस्लिम डायनेस्टी कैसे कैसे कॉलेप्स हो रही है, और इन लोग का डर दिखाता था ये फियर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एंड चेंज इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। कि भैया बोले कि भैया उन लोग को बहुत ज्यादा डर डर था कि भैया जैसे जैसे मुस्लिम्स हार रहे हैं, मुस्लिम किंगडम्स हार रहे हैं, तो मुस्लिम के जो भी पर्सनल लॉज है और प्रैक्टिस है उनको भी क्या करना पड़ेगा भैया, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, चीप यूजेज ऑफ लिथोग्राफिक प्रेस, मुस्लिम्स ने बहुत सारी ऐसी सस्ती बुक्स छापना चालू किया पर्शियन और उर्दू भाषा में, ताकि लोग बाग उसको पढ़ पाए। ठीक है, एक देवबंद सेमिनार करके एक इन लोग का काइंड ऑफ डिक्टेट डायरेक्टरी आती थी, आप मैं कह दूं पेपर आता था, जिसको फाउंडेड किया था 1867 में। उसमें ये लोग क्या जारी करते थे, फतवा जारी करते थे। फतवा फतवा इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर ये बताया जाए कि मुस्लिम्स को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, मतलब मुस्लिम्स को कैसे रहने चाहिए। ये सारी चीजें क्या हुआ, मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर प्रिंट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने फतवा जारी करना चालू किया। ठीक है, मुस्लिम्स के जो भी रिलीजन से रिलेटेड पर्सनल लॉज है उनको प्रोटेक्ट करना चालू किया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हिंदूज की, तो हिंदूज के अंदर भी इस टाइम पर जैसे जैसे प्रिंट आया तो इन लोगों ने हाँ रिलीजियस रूल्स, कि लोगों को रिलीजियस रूल्स बताने चालू करे, रिलीजन के बारे में बताना चालू किया कि भाई हमारा धर्म क्या कहना चाह रहा है, हमें धर्म को कैसे फॉलो करना है। इस तरह की प्रैक्टिसेस कहाँ पे चालू हुई बेटा, इस तरह की प्रैक्टिसेस चालू होती है बेटा इंडिया के अंदर। ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर। अब मैं बात करूं अगर हिंदूज की स्पेशली, तो हिंदूज ने भी बहुत ज्यादा एनकरेज करना चालू किया। किसको एनकरेज करना चालू किया बेटा, रिलीजियस रीडिंग को, कि भैया रिलीजियस बुक पढ़ना चालू करो। जैसे आप लोग आज जो देखते हो कि भैया हम लोग को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो ये उस टाइम पर ही ट्रेंड में आई थी ये बातें। क्यों आई थी उस टाइम पे ट्रेंड पे, क्योंकि प्रिंट नया नया इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो उससे पहले तो लोग बाग भगवत गीता सुनने जाते थे, हर किसी के पास बुक हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, एक एक पंडित जी होते थे वही पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे बुक्स मार्केट में फ्लडेड होने लगी, तो लोगों ने क्या डिमांड करना चालू किया बेटा, लोगों ने डिमांड करना चालू किया कि भैया जो रिलीजियस बुक्स है ना, उसको रिलीजियस बुक्स को क्या पढ़ना भी चालू करो। ठीक है, तो 1880 के अंदर दो प्रेस चालू होती है, एक तो है नवल किशोरी प्रेस लखनऊ के अंदर, और दूसरी श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है बॉम्बे के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं आप लोग को याद करने हैं। और पहली जो प्रिंटेड फॉर्म में जो रामचरितमानस है वो 1810 के अंदर पब्लिश होती है। कहां पर बेटा, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, प्रिंटेड एडिशन था। 18 सेंचुरी के अंदर बहुत सारी सस्ती किताबें पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लडेड होने लगी रिलीजन से रिलेटेड, कि सस्ती सस्ती बुकें लोगों तक पहुंचाना चालू किया। ठीक है, तो आओ, जो प्रिंटिंग थी वो सिर्फ रिलीजियस फॉर्म में नहीं आने लगी, प्रिंटिंग अब आने लगी भैया इमोशनल फीलिंग। लोग बाग प्यार व्यार की कहानियां लिख रहे हैं भैया, है ना, लोग बाग अपनी इमोशंस को शेयर करने लगे। साथ साथ में लोगों ने बहुत जो लिरिक्स है ना, गाने हैं, शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज किससे रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, है ना, सास भी कभी बहू थी जैसी चीजें लिखना चालू हो गई है ना, पॉलिटिकल मुद्दों पे लोगों ने लिखना चालू कर दिया है, विजुअल इमेज आने लगी है। ठीक है, राजा रवि वर्मा जो थे, इन्होंने कैलेंडर, है ना, ऐसे भारत माता की फोटो, भगवान की फोटो से रिलेटेड ऐसे कैलेंडर्स, ऑटोबायोग्राफीज काइंड ऑफ चीजें अब मार्केट में पब्लिश होने लगी है। साथ साथ में कैरिकेचर कैरिकेचर मतलब जानते हो तुम लोग, न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो ना, कभी कभी राहुल गांधी का पोज बना देते हैं, मोदी जी का पोज बना देते हैं ना, कोई भी पॉलिटिकल लीडर का कैरिकेचर कार्टून बनाना। तो कार्टून जो सोशल और पॉलिटिकल कार्टून है वो बनाना चालू करा। तो अब प्रिंट धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इवॉल्व हो रहा है। पेपर में आया था राजा रवि वर्मा, यस, है ना, काइंड ऑफ कॉमिक्स, यस। तो अब मैं आपको बताता हूं जो प्रिंट का प्रिंट का वुमेन्स पे क्या असर था। दोनों के लिए अलग अलग था प्रिंट का वुमेन्स पे असर। हिंदूज में अलग था बेटा, मुस्लिम्स में अलग था। हिंदूज में क्या था बेटा, डिफरेंट, और मुस्लिम्स में क्या था बेटा, प्रिंट का असर डिफरेंट। सर पहले न्यूज पर आते थे ये कार्टून, हाँ,
चलो अब देखो हिंदूज के अंदर वैसे तो कुछ कुछ जो लिबरल हस्बैंड और फादर थे वो चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ें, ठीक है, उनकी बेटियां भी इवॉल्व हो। लेकिन कुछ जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो पुरानी सोच के थे, जो क्रिटिसाइज करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़े, क्योंकि वो लोग महिलाओं के पढ़ने पर रिबेल करते थे ना। वो महिलाओं की पढ़ने पर रिबेल क्यों करते थे? उनका ये मानना था कि अगर महिला पढ़ लेंगी तो वो भैया घर वर का ध्यान नहीं रखेंगी, महिलाओं का काम तो क्या है, घर में काम करने का है। हाँ ठीक है, ज्योतिबा फूले ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म करे थे ना, तो ज्योतिबा फूले वगैरह जैसे जो आदमी थे, ये लोग तो बहुत महिलाओं के पढ़ाने की बात करते, लेकिन हर लोग महिलाओं को पढ़ाने के फेवर में नहीं था। उन लोग का मानना था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो ऐसे लोगों ने रिबेल करना चालू किया। तो यहाँ पर एक जनी है जिनका नाम है रसुंदरी देवी, बंगाल की है। इन्होंने बहुत रिबेल किया था। इन्होंने बोलता मैं घर का काम करूंगी लेकिन पढ़ाई भी करूंगी, ठीक है। और इन्होंने पहली एक बुक लिखी थी, मतलब पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिनका नाम था अमर जीवन। नाम क्या था बेटा? अमर जीवन। 1876 के अंदर इन्होंने फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो जो हिंदूज थे वो भी बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे महिलाओं को पढ़ने को लेकर के, और मुसलमानों की भी बात कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। इन लोगों ने, ये लोग भी बिल्कुल फेवर में नहीं थे, कि बोले इन लोग का मानना था कि अगर महिलाएं पढ़ गई तो करप्ट हो जाएंगी। करप्ट होने का मतलब उनका अफेयर चालू हो जाएगा, वो समवेयर चीटिंग करने लग जाएंगी, वो ध्यान नहीं देंगी अपनी चीजों पे, उनका घर गृहस्थी नहीं संभालना होगा। तो जो अरेबिक और कुरानिक महिलाएं थी ना, अरेबिक और कुरानिक, तो तब इन लोग को पढ़ने के लिए तो अलाउ करा जा रहा था। समवेयर ये क्या कर रही थी कि भैया तुम अपनी धर्म की बुकें पढ़ो, ठीक है। फुल लेंथ मतलब बेटा, फुल लेंथ मतलब जिसमें कंप्लीट, मतलब एक बायोग्राफी कैसी होती है, पूरी जिंदगी की कहानी, तो जिसमें पूरी डिटेल में जिंदगी की कहानी लिखी गई हो, ऐसे फुल लेंथ जो बुक्स है वो छपना चालू हुई, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और यहां पर इस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर चल रहे थे। धीरे धीरे आप लोग को देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर प्रिंट की वजह से नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आता है। लेकिन लास्ट के अंदर जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं सेंसरशिप। कौन सी चीज बेटा? सेंसरशिप। सेंसरशिप आप लोग जानते हो सब लोग। सेंसरशिप क्या होती है बेटा? क्या होती है सेंसरशिप, बताओ। तो बेटा सेंसरशिप भी चालू हुई। तो जब इंडिया के अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब अपनी मातृभाषा के अंदर लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखना चालू किया, तो इसके टाइम पे जब हम लोगों ने नेताजी के बारे में बुरा छापने से रोकना, हाँ काइंड ऑफ, है ना। तो ये तो भाई बहुत पॉलिटिक्स की बुराई करता है अभिजीत, तो है ना। चलो, तो ये सेंसरशिप इंपोज होने लगी इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जब प्रिंट का रिवॉल्यूशन बढ़ा, जब हम लोगों ने अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर पेपर्स लिखना चालू करे, उस वजह से हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, जो अपने यहाँ पर जो रूल चल रहा था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाने लगी। और जब लोग बाग आवाज उठाने लगे, तो आप लोग को मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में बताया कि उन लोगों ने क्या किया था, सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में जितने भी पेपर छापे जाते हैं उन सब पे क्या कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी, कि या तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट छापोगे नहीं, और साथ साथ में वर्नाकुलर लैंग्वेज में जितनी भी अपनी लोकल लैंग्वेज में पेपर छप रहे हैं उन सबको क्या करना चालू करा, इंडिया के अंदर बैन करना चालू किया, ठीक है। तो ये कंप्लीट तुम्हारा चैप्टर है। इस चैप्टर का फ्लो तुम लोग को समझ में आ गया है। सेंसरशिप वाले पार्ट को मैंने यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग रीड करो। मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बट स्टिल इसका जो छोटा सा पोर्शन है मैं उसको अपडेट करके डाल दूंगा यहाँ पर। तो आज यहीं पर क्लास को अपन खत्म करते हैं। क्लास बहुत लेट हो चुकी है, 9:30 बज चुके हैं, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर इसका लास्ट का पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोग को इंपॉर्टेंट 7-8 क्वेश्चंस भी डाल दूंगा इसके, तो कल जो इसका मर्ज करके इसके अंदर मैं इसको एक पूरे वीडियो को 1 शॉट के अंदर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है सारा। तो यहां पर प्रिंट रिवॉल्यूशन शायद मोटा मोटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कवर करा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, बाय बाय बाय।